Hello everyone and hello students. नमस्ते to all of you. आज हम लोग एक बहुत ही important lecture के लिए मिल रहे हैं and the name of the lecture is CR series circuit. इसमें हमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक ही सर्किट में होएगा और उसको किसी बैटरी से अटैच किए रहेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें करंट कैसे पास हो रहा है, करंट कब तक पास हो रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और व्हाट इज स्टेडी स्टेट और कैसे कैपेसिटर कितने टाइम में फुली चार्ज हो जाएगा, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. इट हैज़ लॉट ऑफ वेटेज एंड ये डिफिकल्ट हो जाता है अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा तो आपको अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना है एंड आई एम देयर टू मेक इट सिंप्लीफाइड. जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड करके आपको बताया जाएगा. तो आप बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा इस लेक्चर के ताकि आप समझ सकें. राइट और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस will help us to understand the fundamentals, enter into the lecture and try to understand in full detail. So as we discussed, like we have to do capacitors, resistance का series circuit. तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सीरीज में है एंड नाउ दे हैव बीन कनेक्टेड लाइक दिस. यहाँ पे कोई वोल्टेज ले लिया आपने V और CR सीरीज सर्किट ये हमारे पास बन के तैयार है. अगर हमने यहाँ पे CR सीरीज सर्किट की अगर बात करें तो हम लोग उसमें पढ़ते क्या है, व्हाट एक्चुअली डू वी स्टडी. तो इसमें हमारा जो फोकस होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का कंबाइन सर्किट है तो उस कैपेसिटर में चार्ज धीरे धीरे बढ़ता कैसे है. तो वी हैव टू स्टडी वन ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्ज और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो एक तरीका तो ये ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ने का, दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ें, एक फोकस हमारे यहाँ होता है. और दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये है कि हम पढ़ेंगे डीके ऑफ चार्ज, डीके ऑफ चार्ज दैट इज, इसका मीनिंग है यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ, राइट, डीके ऑफ चार्ज. इसका मतलब, और वी कैन से दैट डीके ऑफ चार्ज पढ़ने का मतलब इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. सो सीआर सीरीज सर्किट में हमें क्या पढ़ना होता है, ग्रोथ ऑफ चार्ज किस पे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज करें. ग्रोथ ऑफ चार्ज मतलब किस पे, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू की बात हो रही है. सो दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ना होता है. और डीके ऑफ चार्ज मतलब कि वो कैपेसिटर जब ऑलरेडी चार्ज हो चुका है तो वो अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसकी बात करें, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है. सो दिस इज हाउ डू वी लुक इनटू द टॉपिक. हमें इस दो नजरिए से सीआर सीरीज सर्किट को पढ़ना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ चार्ज को, एक एक करके हम इसमें पढ़ते हैं. ये समझ में आ गया कि ये अगर एक सर्किट दे रखा है, यहाँ एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सप्लाई दे रखा है, ये की है. अगर ये की क्लोज है तो ये सीआर सीरीज सर्किट कहलाएगा. अगर ये सर्किट ये क्लोज नहीं, ओपन है, तो उस केस में ये सर्किट है ही नहीं. आई मीन इसमें कोई करंट पास हो ही नहीं रहा है. सर्किट है बट इसमें ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा है. तब उस केस में कोई ना तो चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्जिंग हो रही है. तो ये एक ओपन सर्किट है. दिस इज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट है. तो हम लोग आपको यहाँ पे पहले ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे और फिर डीके ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रोथ ऑफ चार्ज. और तो ग्रोथ ऑफ चार्ज, ग्रोथ ऑफ चार्ज और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दिस इज आवर टॉपिक टू डिस्कस हियर. तो हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बना लेंगे छोटा सा और बैटरी कनेक्ट कर दिया. दिस इज V वोल्ट की बैटरी है, ये की क्लोज करेंगे, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका कैपेसिटेंस है.
So this is open circuit and now we are saying when key is closed, जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे, when key is closed, तो जब की क्लोज होएगा तब उस केस में ये सेल क्या करेगा, यहाँ से चार्ज सप्लाई करेगा। तो सेल यहाँ से चार्ज सप्लाई करेगा, इट मीन्स थोड़ी ही देर में अगर आप इसको ऐसे सपोज करो इसको कनेक्ट कर देते हैं और अब ये सेल यहाँ से चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो इसमें चार्ज कब तक सप्लाई करेगा सेल, हाउ लॉन्ग दिस सेल विल सप्लाई चार्ज इन दिस। तो भाई थोड़ा सा चार्ज गया इसमें, थोड़ा चार्ज गया मतलब थोड़ा सा चार्ज गया और उस चार्ज के सप्लाई होने का एक रेट भी होगा। तो लेट सपोज क्यू चार्ज जा रहा है और डी क्यू बाई डी टी रेट से जा रहा है, क्यू चार्ज इसमें जा गया और उसका रेट क्या है, डी क्यू बाई डी टी है। तो डी क्यू बाई डी टी को हम आई कहते हैं और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें गया है अभी तक। तो यहाँ पे इस चार्ज के जाने से इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। और डी क्यू बाई डी टी रेट से अगर चार्ज आ रहा है तो ये क्या बनेगा, आई, और आई इंटू आर से यहाँ भी क्या बनेगा, पोटेंशियल बनेगा। आपको बात समझ में आ रही। सो व्हेन की इज क्लोज्ड, लेट I is equal to dq by dt, the rate by which current is passing in circuit, the rate by which current is passing in circuit। समझना है आपको बात को। When key is closed, let I is equal to dq by dt, that is the rate by which current is passing in circuit, and q is the amount of charge on capacitor at time t। ठीक है जी। तो जैसे ही आपने की को क्लोज किया तो ये जो सोर्स है दिस विल सप्लाई करंट, और करंट भेजने का मतलब कि चार्ज सप्लाई करना, चार्ज पर यूनिट टाइम भेजना। तो जो चार्ज जाता रहेगा तो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा भी होता रहेगा। तो जब इस पे थोड़ा सा भी चार्ज हो जाएगा तो क्यू बाई सी इसका वोल्टेज हो जाएगा, और जो वो वोल्टेज होगा लाइक यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जब चार्ज होएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब चार्ज सप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी होगा, और इसमें जो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ चार्ज करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगा हमें। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, व्हेन की इज क्लोज लेट आई इज इक्वल टू dq by dt, द रेट बाय व्हिच करंट इज पासिंग। यानी कि करंट पास करने का रेट ये है, द रेट dq by dt is the rate by which current is passing in circuit, and q is amount of charge on capacitor at time t। तो ये dq by dt भी जो रेट ऑफ चार्ज है वो t टाइम पे, तब उस केस में इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आई आर होगा, राइट। आई आर इज व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्या होगा, आई आर। एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात करें तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होगा हमारा Q बाई सी। तो अगर एंड ये सब यानी कि एट टाइम t की बात हो रही है, एट टाइम t, राइट। इस टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, आई आर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, Q बाई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि Q बाई सी और आई आर, देन जो ये वोल्टेज है, आखिर इसी वोल्टेज को तो आप इन दोनों में डिवाइड करेंगे, सीरीज में है तो सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन दिस V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर प्लस Q बाई सी। एनी डाउट, होना नहीं चाहिए। एंड दिस कैन बी रिटन एज Q बाई सी, एंड चलो इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया आई आर, मतलब थोड़ा चेंज कर दिया इसको। अब इस इक्वेशन को हम अगले पेज पे ले जा करके अपने हिसाब से इसको डील करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इक्वेशन आ गया, तो क्या धीरे धीरे इस पे जब चार्ज जाता जाएगा तो इस और चार्ज जाएगा और चार्ज जाएगा और चार्ज जाएगा, तो इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V
माइनस क्यू बाई सी दैट इज इक्वल टू आई आर. दैट्स करेक्ट. ये इक्वेशन, ये फॉर्म भी रिसीव करेगा, यानी कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट आल्सो. तो इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम पास होएगा इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, तो क्यू बाई सी की ये वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. सपोज कर लो ये क्यू बाई सी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो वी के बराबर आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो. तो आई आर क्या हो जाएगा, जीरो. अब आई आर जीरो होने का मतलब कि आर तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. आई अगेन रिपीट दिस. भाई ये तो हमने मान लिया ना कि v इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, दैट्स करेक्ट. तो हम इसको क्यू बाई सी प्लस आई आर भी ऐसे लिख दिया. नाउ हम सेइंग कि इसको v माइनस ये क्यू बाई सी को इधर ले जा सकते हैं, हाँ, और इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, यस. इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो वोल्टेज है, राइट, इसका जो वोल्टेज है, और इस पे जब जितना चार्ज आ चुका है उस चार्ज से जो यहाँ पे कैप, उस चार्ज से जो इस कैपेसिटेंस के क्रॉस, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज बन चुका है क्यू बाई सी, सो दिस वोल्टेज is to be subtracted from this voltage. So this minus q by c करोगे तो जो net voltage बचा, that voltage is responsible to send current in this resistance. So that is v minus q by c is equal to IR. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा. तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये वोल्टेज इसके बराबर हो गया, तो डिफरेंस ऑफ दिस टू विल बिकम जीरो. इसका मतलब आई आर विल लीड टू जीरो, और आई आर जीरो होने का मतलब क्या हुआ, आर तो जीरो नहीं हो सकता, आई जीरो हो गया. इसका मतलब टाइम आएगा जब इस सर्किट में करंट पास होना बंद हो जाएगा. वो कौन सा टाइम होगा कि कैपेसिटर पे इतना चार्ज आ चुका है कि उस चार्ज से उसका वोल्टेज इसके बराबर हो गया. अब इस सर्किट में करंट पास होना बंद हो जाएगा, और अब इस सर्किट में कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज भी बढ़ना बंद हो जाएगा. दैट इज द फाइनल स्टेट. दैट इज द फाइनल स्टेट. इससे इससे आगे अब स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वो स्टेट अचीव करने के बाद अब स्टेट में कोई फर्दर चेंज नहीं होगा. दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. STADEADY, स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मीन्स दैट इज द स्टेट वी हैव अचीव्ड. इसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट. तो ये तो कंफर्म हो गया इस इतने डिस्कशन से कि एक टाइम आएगा जब स्टडी स्टेट अचीव होएगा. तो हमने ये इतनी जो बात डिस्कस की यहाँ पे, पहले तो हम इसको एक इक्वेशन का नाम दे देंगे 1, और फिर आगे बढ़ते हैं. एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट क्या होगा जी, b माइनस क्यू नॉट बाई सी is equal to 0, and that is equal to IR. This is what we are discussing. Yes. So this means that कि भाई v minus क्यू नॉट बाई सी इज इक्वल टू जीरो. एक मीनिंग ये निकला, और दूसरा आई इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया. सो दिस इज से दैट वी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी, यानी कि जो सेल का वोल्टेज है वो पूरा पूरा वोल्टेज कहाँ चला गया, कैपेसिटर के ऊपर चला गया. और उस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज जो डेवलप हुआ वो कैसा चार्ज हुआ, मैक्सिमम चार्ज हुआ. उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्यू नॉट दे दिया. सो एट स्टडी स्टेट वी माइनस क्यू नॉट बाई सी is equal to 0, and that is equal to IR. So V minus Q naught by C is equal to 0, and this implies I is equal to 0. That is current in circuit. That is current in circuit. Current in circuit is 0. इसका मीनिंग ये हुआ. और उस टाइम पे and at that instant, and at that instant, उस इंस्टेंट पे, at that instant, right, voltage across capacitor is equal to voltage across सर्किट के अक्रॉस जितना वोल्टेज है, राइट, अक्रॉस सर्किट जितना वोल्टेज लगा रखा है, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट जो लगा रखा है, दैट वोल्टेज अक्रॉस सर्किट और सोर्स वोल्टेज अक्रॉस सर्किट और वोल्टेज अक्रॉस सर्किट और वोल्टेज ऑफ सोर्स. तो जब ये सिचुएशन हो जाएगा तब आप जरा गौर से देखिए, यानी कि इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, यू कंसिडर एज 2. एक इक्वेशन आपके पास है दैट इज 1,
दूसरा इक्वेशन है 2। तो अब देख रहे हो 2 में कह रहा है v को क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट बाई सी। तो इस v को क्यू नॉट बाई सी लिखते हैं, तब क्या बनेगा यहाँ पे, यूजिंग 2 इन 1, 2 को 1 में यूज कर देते। तो अब क्या बना, दैट इज क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, लिख सकते हैं ऐसा, करेक्ट। नाउ क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू बाई सी एंड दिस इज आर, और आई को क्या लिख सकते हैं, यू नो जिस टाइम पे सर्किट में वी when key is closed, let I is equal to dq by dt, the rate by which current is passing in circuit, and q is amount of charge on capacitor at time t, मतलब जिस टाइम की बात हो रही है। तो उस इस बात का मतलब ये हुआ कि हम I को क्या लिख सकते हैं, dq by dt लिख सकते हैं, ऐसा हमने लिख दिया। अब ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहे, क्योंकि हमारा पर्पस ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस कैपेसिटर पे किस वक्त पे कितना चार्ज है, एक, और दूसरा हम ये जानना चाहते हैं इस सर्किट में किस टाइम पे कितना करंट है, दो, एंड तीसरी बात हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो स्टेडी स्टेट कब आ सकता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हाट वी हैव इन आवर माइंड, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया इस इक्वेशन को। अब हम थोड़ी देर के लिए दिस विल यूज दिस पोर्शन नाउ। सो तो ठीक है, दिस वी हैव डन इट। तो अब नाउ फ्रॉम हियर, यानी कि इसको कंटिन्यू किया हमने यहाँ पे, तो ये क्या निकल के आया हमारे पास, दैट इज क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट, डी टी बाई सी आर, ये डी टी इधर ले गए और सी आर इधर रख दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई क्यू नॉट माइनस क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। एंड अब हम कहें इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंटीग्रेट नाउ IBS या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लागू करते हैं। तब सिचुएशन क्या बनेगा, तो डी टी बाई सी आर का इंटीग्रल एंड डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू का इंटीग्रल, एंड दैट इज इक्वल टू दिस। और आप क्या कैसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कोई लिमिट लगा के करना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में टाइम 0 था और टाइम t की बात करें, यानी कि 0 से t तक। यहाँ कह रहे हो कि स्टार्टिंग में चार्ज 0 था और अब चार्ज q हो गया, दैट्स व्हाट यू वांट टू राइट, 0 से q एंड दिस इज 0 से t। आप अगर ऐसे करना चाहें तो एक तरीका ये है कि हम इसमें लिमिट लगाएं नहीं और फिर सॉल्व करें। तो बिना लिमिट के भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें एक कांस्टेंट की बात रख देंगे। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट नहीं समझ में आ रही है तो आप इस लिमिट को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, एंड इस लिमिट को हटा करके फिर सॉल्व कर लीजिए आप। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट को हटा देते हैं, राइट। आप देखेंगे रिजल्ट चाहे जैसे भी कर लीजिए रिजल्ट सेम रहेगा। सो नाउ द पॉइंट इज कि अब इंटीग्रेट कर दिया आपने, यानी इसका मतलब ये क्या है जी, टी बाई सी आर, यस, एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, ठीक है जी। एंड देखो इस क्यू के साथ -1 है तो यहाँ पे एक टर्म लगा दिया माइनस टी बाई सी आर माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू, यानी कि नीचे -1 आना चाहिए था, हमने यहाँ पे रख दिया। और जबकि हमने लिमिट नहीं दे रखा होगा तो एक कांस्टेंट चाहिए होगा, तो हम कांस्टेंट को k लिख देते हैं, बोलते हैं k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कहोगे सर अभी तक तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c लिखा था और यहाँ c कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ k लिख दिया। मेरे ख्याल से इतनी बात आप भी समझ रहे होंगे। अब ये स्टेटमेंट आपके पास पहुंच गया, इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, 1 2 एंड 3 मान लीजिए, ओके। अब आगे बात करते हैं। हमें ये बात तो मालूम है कि जब टाइम 0 था, when t was 0, यानी कि स्टार्टिंग में जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया t 0 था, तो इस सर्किट में इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या था, 0। बट करंट इसमें जैसे मतलब आपने की को क्लोज किया तो करंट तो पास होएगा ना, I was not 0, बट इस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज क्या था, 0 था। तो इस बात को अगर हम कहें कि अगर t 0 होगा तो इस q की वैल्यू, ये q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यस। तो हम इस कंडीशन को यानी कि एट t इज इक्वल टू 0, q इज 0, राइट,
and and put this condition and put this condition condition in इक्वेशन 3. हम इसको इक्वेशन 3 में डालते हैं. तो चलते हैं आगे. सो at t is equal to 0, q is equal to 0. Therefore equation 3 क्या हो गया? Equation 3 is now written. Now equation 3, therefore equation 3 is now written as below. तो देखते हैं भाई क्या हमने किया इसको. So now this is 0 हो गया, यहाँ पे t 0 हो गया. तो now this comes out 0 minus log of q naught minus 0 and plus k, something like this. तो ये तो 0 हो गया, यानी कि this k is equal to how much? माइनस लॉग था, ये उधर उधर जाके क्या बन गया? प्लस लॉग ऑफ क्यू नॉट आ गया. एंड यू नो कि आपने ये इंटीग्रेशन किया है, तो लॉग में अगर आप इसका बेस का जिक्र नहीं करेंगे तो भी आप समझ रहे होंगे कि ये एक्सपोनेंशियल बेस है, राइट. तो यहाँ पे ई बेस है, दैट इज ई बेस. तो एक तरीके से आपके पास के की वैल्यू आ गई, राइट. सो दिस इज वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की आपने वैल्यूज निकाल ली. अब जब ये वैल्यूज आपने निकाल ली, तो अब प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. अब हम इक्वेशन 3 में रखते हैं. तो अगर हम इक्वेशन 3 में रखते हैं तो क्या होगा? लेट्स सी. सो वी हैव t by cr, that is t by cr, and is equal to minus log of q naught minus q, log of q naught minus q and base e. और k की वैल्यू आपने लिखी है log of q naught base e. That's what the point is. So अब क्या करेंगे आप यहाँ पे? So you know this is, अब मैं यहाँ से ये माइनस टर्म जो है कॉमन करके यहाँ डाल देता हूँ. तो ये क्या हो गया? माइनस टी बाई सी आर. और इसको क्या लिख लेता हूँ? लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू बेस ई, एंड दिस इज माइनस लॉग ऑफ क्यू नॉट बेस ई. एंड यू नो दिस इज माइनस टी बाई सी आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट एंड दिस. क्योंकि log ऑफ m बाई n इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है. इतनी बात आप समझ गए. अब log फंक्शन का यू नो बेसिक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, लाइक कि अगर हम ठीक है, तो मैं ये बाकी स्पेस जो बचा हुआ है उसको यहाँ इस्तेमाल करना चाहता हूँ. सो अब ये लॉग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं. एंड फ्रॉम 4, राइट, फ्रॉम 4 यहाँ से व्हाट वी कैन राइट. सो दिस इज, अगर मैं यहाँ से क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट की वैल्यू चाहूंगा तो ये क्या होगा? लॉग इधर चला जाएगा, आई मीन ये लॉग यहाँ से हट जाएगा और ये क्या बनेगा? सो क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इज विल कम आउट ई का पावर, यानी कि जो बेस होता है, बेस का पावर ये आ जाएगा. सो माइनस टी बाई सी आर. यस. सो इसी इक्वेशन को, लाइक आई होप यू नो दिस इज हाउ द लॉग हैज बीन डिवॉल्व. लॉग को ऐसे ही बनाया गया है. तो अगर समथिंग लाइक दिस रिटर्न, तो यहाँ से मैं लॉग हटाना चाहूंगा तो ये बेस का पावर ये बन जाएगा. ये रिजल्ट आ गया. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो ये क्या बना? क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, दैट इज 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस टी बाई सी आर. ऐसे लिख सकते हैं. एंड दिस इंप्लाइज यू व्हाट? ये क्या इंप्लाइज किया? इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, यानी कि इस टर्म को इधर लेके आए, एंड इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू नॉट. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. एंड नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट? q इज इक्वल टू क्यू नॉट, q इज इक्वल टू, यानी कि अब हमारा यहाँ से फर्दर जो इम्प्लाइज हो रहा है, q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस
e to the power minus t by cr. That's how we can write the result. तो ये जो रिजल्ट आया आप देख रहे हैं, इस मतलब कमाल का मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस किया गया, मतलब एक स्टेट बनाया गया, आपने एक स्टडी स्टेट का जिक्र किया, स्टडी स्टेट जैसी चीज होती है आपने यहाँ पे नोटिस कर लिया। एट स्टडी स्टेट क्या होगा, सोर्स का जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कैपेसिटर को मिल जाएगा, सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ये सिर्फ सॉल्व करने में यहाँ यूज हुआ, और इसको भूल मत जाना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टडी स्टेट की जो प्रॉपर्टीज बताएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में खूब यूज किया जाएगा। और फिर हमने इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने इसको यहाँ तक लेके आ गए, एंड नाउ वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू, तो ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, दिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, राइट? ओके, so this is what we have got it here. Q is equal to Q naught e to the power minus t by cr. तो ये क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ चार्ज का इक्वेशन हो गया। ये है इक्वेशन ऑफ, दिस इज इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज। यानी कि क्या बता रहा है कि टाइम टी पे कैपेसिटर के ऊपर ये वैल्यू होएगी चार्ज की। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। थोड़ा ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। वी शुड नो मच मोर अबाउट दिस। तो आगे चलते हैं। ये इक्वेशन तो हमने देख लिया। अब हमारे पास है यहाँ पे that Q is equal to, we have Q naught 1 minus e to the power minus t by cr, like this. This is the very important equation we have here, no doubt about this. Okay, now what I'm saying is कि जब ये रिजल्ट आपके पास है यहाँ पे, तो आप यहाँ से ये पहले तो ये समझिए कि यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए डायमेंशनली। इफ यू लुक एट, यहाँ Q है तो यहाँ Q हो गया, तो यहाँ 1 है तो 1 नंबर है, तो ये पूरा क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल का पावर क्या है, माइनस टी बाई सी आर, यानी कि जो सी आर का यूनिट होना चाहिए वही यूनिट किसका होना चाहिए, टी का होना चाहिए। तभी तो ये क्या होगा, यूनिटलेस नंबर एक बनेगा, एंड तब वो ई का पावर पावर होएगा और फिर उससे वो सॉल्व होएगा। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मिल रहा है वो क्या है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सी आर हैज डायमेंशन, CR has dimension of time. CR has a dimension of time. Therefore, this time, and this CR is known as capacitive time constant. इसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। CR is known as capacitive time constant. यानी 1 CR is 1 capacitive time constant. तो अगर मतलब ये टाइम 1 CR 2 CR यानी कि जो T हो सकता है 1 CR, व्हाट आई मीन टू से दैट ये CR कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कुछ लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं दिस टाउ इज इक्वल टू CR, ऐसे लिख जाते हैं, यानी कि ये नोटेशन भी यूज कर लेते हैं कुछ लोग इसके लिए। जरूर नाउ, सो दिस इज कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है वो टाइम, राइट? मेरे ख्याल से आप समझ गए। कुछ लोग ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ इसका मतलब कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर इस सिंबल को यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग सजेस्टेड टू यू आल्सो। दिस इज द रीजन, क्योंकि इट हैज बीन फाउंड पीपल राइट लाइक दिस। अब हमें टाउ को हमने CR लिख दिया। चलो जी, अब नाउ द पॉइंट इज, हम इस बात को समझना चाह रहे हैं कि अच्छा, क्या पहले हम इसको क्रॉस चेक करना चाहेंगे कि CR का जो यूनिट होता होगा वो टाइम का होता है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो पहले हम जरा देखते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो यहाँ एक बात समझने की कोशिश करते हैं। एट T इज इक्वल टू, मतलब इस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 टाउ, दैट इज 1 CR। अगर T 1 टाउ है, दैट इज 1 CR है,
तब बताओ क्यू की वैल्यू क्या होगी। सो दिस क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, क्योंकि आपने इसको कितना रख दिया, ये टी कितना रखा आपने 1 टाउ के बराबर, यानी कि ये 1 टाउ है और यानी कि 1 सी आर है, और ये सी आर होता है तो कट के क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो अब ये q इज इक्वल टू क्यू नॉट और 1 माइनस ई टू द पावर -1 की वैल्यू अगर डालोगे तो ये आता है 0.368 ई टू द पावर -1 की वैल्यू। एंड देन इफ यू सॉल्व इट दिस कम्स आउट 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 0.632 क्यू नॉट। क्या समझा आपने, यहाँ पे एक बड़ी बात समझ में आनी चाहिए, क्या इतने टाइम बाद 1 सीआर बाद 1 सीआर का टाइम के बाद कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, जो कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट के केस में जो चार्ज बनेगा, द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपेसिटर विल अचीव, द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपेसिटर विल अचीव एट स्टेडी स्टेट दैट इज क्यू नॉट, उसका 0.632 टाइम्स चार्ज कैपेसिटर पे होगा। कब, जब टाइम टी जो होगा 1 सीआर के बराबर होगा। ओके राइट, चलो जरा और देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं t इज इक्वल टू मैं लिख लूं 2 टाउ दैट इज 2। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो q इज इक्वल टू क्या आएगा क्यू नॉट और फिर 1 माइनस ई टू द पावर -2। अब दिस इज क्यू नॉट और मैं आपको यह टेबल लिखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप ये याद रखें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यू शुड रिमेम्बर दिस। देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। सो as I said that there is a table like e to the power -1, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिया। तो हम लोगों को ये याद रखते हैं, हम लोग e to the power ये रिजल्ट्स याद रखते हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि ये डाटा याद रखें। सो e to the power -1 0.368 e to the power ये निकला कैसे होगा, तो तुम्हें पता है कि e की वैल्यू होती है 2.718 समथिंग। सो 1 by e करोगे तो यानी कि 1/2.7 समथिंग करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 0.36 समथिंग कुछ आएगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। क्लियर है। तो ये e टू द पावर -1 निकालने का तरीका, उसी तरीके से e का पावर -2 ऐसे निकाला जा सकता है, और यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड दिस वैल्यूज विल बी देयर। सो 1 माइनस e टू द पावर -1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप जरा देखो ध्यान से। तो जब t की वैल्यू 1 टाउ दैट इज 1 सीआर हुआ, तो आपने देखा कि उतने टाइम बाद कैपेसिटर के ऊपर का जो चार्ज है वो जो मैक्सिमम चार्ज अचीव कर सकता है उसका 63.2% आ गया। 0.632 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट, मतलब क्यू नॉट का 63.2% चार्ज आ गया। तो अगर आप t इक्वल टू 2 टाउ रखोगे तो अब आप यहाँ से बताओ कि क्या होगा उस केस में। सो 1 माइनस एंड e टू द पावर -2, तो आपकी वैल्यू पता है कि ये e टू द पावर -2 की वैल्यू क्या है 0.135, और उसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा 0.864 क्यू नॉट। सो 86.4% चार्ज आ गया जी उसके ऊपर। एंड t इज इक्वल टू 3 टाउ की बात कर दें, इफ यू से लाइक दिस, यानी कि दैट इज t इज इक्वल टू 3 सीआर हो गया, तब आप q इज इक्वल टू जो सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -3 लिखोगे। तो उसकी वैल्यूज क्या होगी, दिस इज 0.95 क्यू नॉट, मतलब 95% 3 टाउ के बाद हो जाएगा। एंड सिमिलरली इफ यू गो फॉर यू कैन सी दैट कि e टू द पावर्स, यानी कि जब टाउ की वैल्यू 7 सीआर होगा तो ये क्या हो रहा है 99.9% के करीब हो जा रहा है। ओके फाइन। अब मैं कह रहा हूं आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि कितने टाइम बाद ये q जो है q नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी कि आफ्टर हाउ मच टाइम लाइक। सो यानी कि व्हेन t इज इंफिनिटी, मैंने बोला t इज इंफिनिटी, तब अगर आपने t इंफिनिटी रख दिया तो ये e टू द पावर -इंफिनिटी हो जाएगा। व्हेन t इज इंफिनिटी देन q इज इक्वल टू क्या हो गया q नॉट 1 माइनस e टू द पावर -इंफिनिटी। सो दिस इज q नॉट और फिर क्या हो गया 1 e to the power infinity. So this is will 1 by infinity. So this will be 0. So q is equal to what? Q naught. So q बन जाएगा q naught. This implies what? At infinite time, यानी कि that is that time, यानी कि q perfectly q naught हो जाएगा। कब होगा? infinity टाइम के बाद। लेकिन आपने यहाँ पे डाटा देख रहे हैं कि जैसे ही t टाउ यानी कि ऑलमोस्ट देखो, यानी कि यहाँ 98% मिल गया हमें। t कितना, यानी कि जब t कितना होगा 4 टाउ के बराबर होगा तो 98% करीब करीब चार्ज हो गया, और t इज इक्वल टू
5 टाउ पे यानी कि 5 सीआर पे 99.3% हो गया। सो ऑलमोस्ट ये जो देख रहे हैं आप, राइट, तो इट लुक्स लाइक कि बहुत जल्दी यानी कि 3 सीआर के बाद 4 सीआर और 5 सीआर के टाइम पे ही ऑलमोस्ट 98% और 99% आ जाएंगे। और उसके बाद का जो चेंज हो रहा है यानी कि 5 सीआर के बाद का जो चेंज हो रहा है बहुत मामूली मामूली चेंज हो रहा है, और वो इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको जाकर के क्यू नॉट के बराबर होने के लिए। लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि यानी कि क्यू जो है उसके ऊपर क्यू नॉट के बराबर बहुत जल्दी 4 सीआर 5 सीआर के टाइम पे ही करीब करीब वो अचीव हो जाएगा। सो मैथमेटिकली तो हमने ये समझा कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये बात होगी। तो मैं अगर इस बात को ग्राफिकली दिखाऊं, ये जो कुछ हमने पढ़ा है इस बात को ग्राफिकली दिखाऊं, तो वो कुछ कैसे बनेगा। सो लुक एट दिस पर्टिकुलर, हमने इसको ग्राफिकली दिखाना है। तो हमने यहाँ पे एक y एक्सिस लिया और इस पे एक x एक्सिस ले लिया, समथिंग लाइक दिस। और बोला कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था कैपेसिटर के ऊपर के चार्ज, 0 चार्ज था। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टार्टिंग में क्या था, 0 चार्ज था। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ने लगी। और वो फाइनली समथिंग लाइक दिस, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते। सो व्हाट इज द आइडिया, आइडिया इज दैट कि अगर आप यहाँ पे इस जगह पे आप कहते हैं कि ये क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट वाली जगह है, यू से दिस इज क्यू नॉट वाली जगह। सो व्हाट यू सी फ्रॉम हियर, आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि क्यू की वैल्यू क्यू नॉट कुछ देर बाद यानी कि 1, यहाँ पे हमने लिखा टाउ 1 सीआर यानी कि टाउ, फिर 2 टाउ समथिंग, 2 टाउ, फिर 3 टाउ, राइट, 4 टाउ बराबर समथिंग, और यू कैन से सीआर 2 सीआर 3 सीआर 4 सीआर समथिंग लाइक दिस। तो जैसे जैसे आप जाएंगे तो एक टाइम के बाद वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, उसके बराबर आ जाएगा। सो दिस इज लाइक, इस पे आपने चार्ज लिया, चार्ज ऑन कैपेसिटर लिया, चार्ज ऑन कैपेसिटर लिया, और इस पे आपने टाइम ले लिया, इस पे आपने टाइम ले लिया, और इस पे आपने चार्ज ले लिया। सो अगर आप सीआर सीरीज सर्किट देख रहे हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का सीरीज सर्किट देख रहे हैं, तो व्हाट डू यू फाइंड कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर एक टाइम बाद तो ऑलमोस्ट एक जैसा हो जा रहा है, एंड इट विल अचीव क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट। ये ग्राफ हो गया इसका, इज दैट ओके नाउ। तो हमने यहाँ पे ये देखा, हमने टॉपिक जहां से स्टार्ट किया था इसकी बात करें कि अगर सीआर सीरीज सर्किट की बात करते हैं, किसी सेल से या किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो इसमें चार्ज जाना सब स्टार्ट हो जाता है, इसमें करंट पास हो रहा होता है, और धीरे धीरे इस पे चार्ज बढ़ता जाता है, तो इस सर्किट में पास होने वाला करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक स्टेडी स्टेट एक टाइम आता है जब इस पे चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका अपना वोल्टेज ही इसके बराबर हो जाता है, तो इस सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, और उस टाइम पे ये अपने फुलेस्ट चार्ज को अचीव कर चुका होता है। तो हम अब ये बताने की सिचुएशन में है कि अगर ऐसा सर्किट होगा तो इस सर्किट में यानी कि स्टेडी स्टेट के पहले धीरे धीरे जब चार्ज बढ़ रहा था तो किस टाइम पे कितना चार्ज था, दैट वी आर एबल टू टेल फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज है कि किस टाइम पे कितना चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर, दैट वी आर एबल टू टेल फ्रॉम हियर। एंड एट द सेम टाइम हमने ये नोटिस किया कि वन टाउ के बाद यानी कि वन कैपेसिटिव टाइप कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज 63.2% हो गया, एंड 86.4% हो जाता है 2 टाउ के बाद, और तीसरे टाउ पे 95%, फोर्थ पे 98%, 98.2%, और फिर 99.3%, और फिर 99.7%, फिर 99.9%। तो ये मैंने टेबल दे रखा है, और इनफाइनाइट टाइम बाद जाकर के वो होगा, बट हम लोग ये मान लेते हैं कि इट्स ग्राफ से बहुत सिंपली कि कुछ देर बाद ही 5 के बाद ही ऑलमोस्ट वो वैल्यूज क्या हो रही है, 99.7 99.9 करीब करीब हो गई है। तो ऑलमोस्ट वो हमें क्या दिखाई देगा, वो क्यू नॉट के बराबर ही दिखाई देगा। उसके बाद उसमें जो ग्रोथ ऑफ चार्ज है वो इतना स्लो हो चुका है कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोग मान के चल रहे हैं कि उसमें करंट बहुत मामूली है, ऑलमोस्ट नहीं है, और चार्ज का में कोई खास ग्रोथ नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से प्लॉट कर ली। मैंने बोला कि हमारा पर्पस था कि भाई इक्वेशन निकालना, दैट वी हैव फाउंड, दिस इज द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन की और भी बखिया उधेड़ दी, और भी हमने तरीके से एनालाइज कर लिया, और हमने उसका ग्राफ भी पढ़ लिया।
अब हमारा इंटरेस्ट इस बात में भी है कि जैसे जैसे चार्ज, आपने देखा कि ये चार्ज चार्ज के ग्रोथ का इक्वेशन है, तो अगर हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड है कि सर्किट में जो करंट पास हो रहा होगा उस करंट का इक्वेशन क्या होगा, इफ वी आर विलिंग टू नो द करंट एट टाइम t कितना होगा, so what we should do for that, what should we do for that? So like, since q is equal to q naught 1 minus t to the power minus 1 minus e to the power minus t by cr, आपको करंट चाहिए, तो यू नो I is equal to dq by dt, तो आप क्या करोगे, dq by dt करोगे, तो इसका मतलब आपको d by dt करना है किसका, इस पूरे इक्वेशन का, दैट इज q नॉट माइनस q नॉट e टू द पावर माइनस t by cr, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये क्या बनेगा हमारा, dq by dt I बन गया, सो d by dt ऑफ q नॉट करोगे, q नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, फिर ये क्या हो गया, q नॉट आ गया यहाँ पे, दिस इज q नॉट, और अब आप क्या करोगे, d by dt ऑफ क्या लिखोगे आप, e टू द पावर माइनस t by c, ये तो d by dt ऑफ q नॉट तो मैक्सिमम चार्ज है, तो ये तो जीरो हो गया, तो अब यहाँ से I इज इक्वल टू क्या मिला, दैट इज माइनस q नॉट d by dt of e to the power minus tcr करोगे, that is what you are going to do. Now you know this is t के साथ like d by dt of e to the power minus t लिखा हुआ है, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन में कि आप ये क्या करोगे, 1 by cr को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और फिर e to the power minus t by cr लिखोगे, so this I is equal to what you are going to write, minus or minus plus, and that is q naught by cr and e का power minus t by cr. So if I look at this, Q naught is the maximum charge what we have. ये आपके पास रिजल्ट हुआ I is equal to Q naught by CR and e to the power minus t by CR. This is the value of current at any instant. ये value of current निकाल के लाए आप at any instant. अगर आप करंट की वैल्यू चाहते हैं किसी टाइम पे तो ये निकाला जा सकता है, Q naught by CR. अब you know this is charge and this CR is what, time. तो ये क्या होगा, ये Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज, एनसीआर उसका कांस्टेंट है, तो कुछ लोग इसको क्या कह देंगे, मतलब स्टार्टिंग में जो उसमें करंट पास हो रहा होगा सर्किट में वो कितने के बराबर है, यानी कि टी की वैल्यू आप क्या रख दो, जीरो, इफ यू पुट टी की वैल्यू जीरो तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस जीरो, नाउ दैट विल बिकम 1 बाई ई टू द पावर जीरो, यानी कि आई इज इक्वल टू, व्हाट आई मीन टू से इज, थोड़ा इसको आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें, सो आई एम यूजिंग दिस पार्ट, पुट टू टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो रखो, तो I इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, ये Q नॉट बाई सी आर दिखा रहेगा, और यहाँ E का पावर क्या हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, नाउ दिस कैन बी Q नॉट बाई सी आर एंड वी कैन राइट 1 बाई e टू द पावर जीरो, एनीथिंग पावर जीरो इज व्हाट, 1, so this comes out Q नॉट बाई सी आर, ये I की वैल्यू हो गया, तो ये I कब है, T इज इक्वल टू जीरो पे, और T इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, तो ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में जो सर्किट में पास होने वाला करंट है, तो उसको हम लोग आई नॉट भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो क्यू नॉट बाई सी आर को हम आई नॉट लिख सकते हैं, तो जब ये लिखा जा सकता है क्यू नॉट बाई सी आर को हम आई नॉट जैसा मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर दिस क्यू नॉट बाई सी आर, दैट इज आई नॉट, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड ऐसा क्यों, इट इज सो सिंपल, मतलब ये कोई इतना बड़ा साइंस नहीं है, क्यों, देखो देखो ध्यान से, यू नो स्टडी स्टेट पे स्टडी स्टेट पे जो ये V, स्टडी स्टेट पे जो इसका वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है, इसका जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, हाँ, और वो कितने के बराबर है, V इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी के बराबर है, और स्टार्टिंग में इस पे वोल्टेज कितना होगा, जीरो, तो भाई V बाई आर करेंगे, करंट की वैल्यू आएगी, V बाई आर करंट की वैल्यू होनी चाहिए, और V की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट बाई सी है, तो इसका मतलब इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी, मैंने यहां से भी दिखा दिया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस आई कैन बी रिटन एज आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, ऐसा लिखा जा सकता है, और व्हाट इज आई नॉट इज दैट करंट जो कि सर्किट में स्टार्टिंग में पास हो रहा होगा, तो हम इस ये इक्वेशन याद कर लेंगे, ये इक्वेशन याद कर ले, लेकिन अगर ऐसे याद करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आई नॉट हमारा क्यू नॉट बाई सी आर है, एंड अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा ऐसे ले जाके समझाऊं तो ये क्या है, क्यू नॉट बाई सी अपॉन आर लिखा हुआ है, और क्यू नॉट बाई सी क्या है, वी बाई आर लिखा हुआ है,
यानी कि ये क्या है, आई नॉट है। आई होप अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो आपके पास किस टाइम पे कितना चार्ज पास हो रहा है ये भी मालूम है, किस टाइम पे कितना करंट पास हो रहा है ये भी मालूम है। आपने देखा कि स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, एंड दिस विल बी रीचिंग टू जीरो। यस, एंड चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कहेंगे कि ठीक है, ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे आप, तो ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ने का मतलब कि क्या हो रहा है, डिके ऑफ करंट भी हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है बट डिके ऑफ करंट का भी सीन है इसमें। आई होप यू वर गेटिंग माय पॉइंट। भाई चार्ज कैपेसिटर में बढ़ रहा है बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके ऑफ करंट भी लिखा जा सकता है। यानी कि हम यहाँ पे डीके ऑफ करंट पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन हमारे को क्या दिखा रहा है, ये डीके ऑफ करंट का इक्वेशन है। क्यों, t इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो i की वैल्यू क्या आएगा, आई नॉट आएगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, जो कुछ भी होएगी अब आई, इस पूरे की वैल्यू आई नॉट से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फाइनली ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चे लोग समझ गए आप। तो हमने यहाँ पे ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ लिया, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रोथ ऑफ चार्ज और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक इंफॉर्मेशन वी हैव कवर्ड, नाउ वी शुड लुक फॉर इतने इंफॉर्मेशंस को, इस पे बड़े कमाल के क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स सी, विल फर्स्टली कवर दिस डीके ऑफ चार्ज को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। डीके हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की बात करेंगे। तो हमने एक एक सेक्शन तो हमने इसका निपटा लिया अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट्स गो टू द अनदर सेक्शन एंड ट्राई टू बिल्ड अप दैट कॉन्सेप्ट। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जैसे आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, चार्ज का है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट का स्लोप आप क्या देख रहे हो, धीरे धीरे घट रहा है ना। तो टेंजेंट का स्लोप यानी कि इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होएगा dq बाई dt होएगा, और वो करंट होगा। अरे इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द मैसेज इज कन्वेड ओवर फ्रॉम हियर। एंड जो सीआर के बारे में बात हो रही थी, हम लोग यहाँ पे एक और बात कर रहे थे कि सीआर का जो यूनिट होएगा, जो सीआर का यूनिट होएगा, we have talked about like CR is capacitive time constant. Yes, we were saying here, just a minute. So we say that CR has a dimension of time. तो अगर हम ये देखना चाहेंगे कि ये है या नहीं है, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज like Q is equal to CV. So charge upon voltage है, that is charge upon voltage है, charge upon voltage है, okay. एंड रेजिस्टेंस क्या है जी, वोल्टेज अपॉन एम्पियर है, करंट तो ये वोल्टेज तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ से। सो चार्ज अपॉन करंट की बात करें तो ये क्या निकल के आएगा, चार्ज को चार्ज रहने दीजिए यहाँ पे, और करंट को क्या लिखेंगे आप, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज नीचे और टाइम अपॉन टाइम यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज टाइम। तो ये कट कट आगे क्या आ गया, टाइम आ गया कि नहीं आ गया। सो ये सी आर का हमने आर सी का यूनिट लिख करके आपको बता दिया, सी आर का ये टाइम है। सो दिस इज हाउ वी हैव मेड इट एक्सप्लेन, yeah it is, any doubt, should not be there now। और हमने इसके बारे में बता दिया कि इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, सो ऑब्वियसली करंट डिक्रीजिंग होगा। हम इसका चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसका जैसे हमने यहाँ ग्रोथ ऑफ चार्ज का इक्वेशन ग्रोथ ऑफ चार्ज का बनाया है, अब डीके ऑफ चार्ज का बनाएंगे, तो आपको दोनों बात समझा देंगे कि करंट का ग्राफ कैसे आएगा। ओके, लेट्स सी। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीके ऑफ चार्ज के बारे में। डीके ऑफ चार्ज के बारे में, तो दैट इज डीके ऑफ चार्ज, decay of charge, right, or discharging of capacitor, discharging of capacitor, इसकी बात करें तो होगा क्या इस केस में, we'll take another kind of एक फिर से हम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये सोर्स है, सोर्स वोल्टेज इज V, एंड यहाँ प्लग लगा रखा है, दैट इज K1 and this is K2, this is capacitor and this is resistance. So in the very beginning
K2 was open, like in starting I should say in starting K2 was open. K2 was open and K1 closed. K2 was open and K1 was closed. ठीक है जी. So in starting K2 was open and K1 was closed. यानी कि ये खुला हुआ था और ये था इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज. So this lead to capacitor got charged. Capacitor got charged. कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो गया. अब कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका भाई. यहाँ पे कैपेसिटर गॉट चार्ज. नाउ K1 is open. हमने K1 को खोल दिया and K2 is closed. K2 is कैपेसिटर गॉट चार्ज. यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो गया. कैपेसिटर गॉट चार्ज फुल्ली. नाउ K1 is open and K2 is closed. तो अगर K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया नाउ, अब ये क्या होगा, कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है जहां पे यहाँ पे प्लस और ये माइनस है और आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या करेगा कैपेसिटर, ये प्लस है ये माइनस है तो ये अपने को सोर्स समझ लेगा और अब वो यहाँ से ऐसे करंट सप्लाई करेगा इसके थ्रू इस सर्किट में. क्योंकि ये सर्किट तो बाहर हो गया, ये आपने इसको ओपन कर दिया तो दिस पार्ट इज नॉट अटैच इन द, नाउ दिस इज इन द ओपन पार्ट हो गया, यानी कि दिस इतना वाला पार्ट ओपन सर्किट में चला गया और आपने इसको क्लोज कर दिया है और ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका था तो इसके पास एक वोल्टेज था. अब इसके दम पे ये क्या करेगा, इस पार्ट में ये पार्ट जो है वो क्लोज सर्किट होगा, यानी कि दिस इज क्लोज सर्किट के तरीके से होएगा एंड दिस इज ओपन सर्किट में. ये वाला पोर्शन क्या होगा, ओपन सर्किट में होगा. तो इसमें तो आप भूल जाइए कि कोई करंट होएगा, जो कुछ भी होना इसके अंदर होगा. तो कैपेसिटर यहाँ से करंट पास करेगा, ऐसे भेजेगा, इस तरीके से करंट भेजता रहेगा और जब भेज इसमें करंट होगा तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, खत्म होती जाएगी. तो ये कैपेसिटर जब इसमें करंट भेजता जाएगा, जैसे जैसे इसमें करंट भेजेगा उसका चार्ज डीके हो रहेगा और उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो उसमें पास होने वाला जो करंट है वो भी हर वक्त कांस्टेंट नहीं होगा, वो करंट क्या होगा, धीरे धीरे वेरी करेगा. सो इन द वेरी बिगिनिंग जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है एंड आपने इसको अलाउ किया इसमें करंट भेजने के लिए, तब देखिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन. सो अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे. सो एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो था, सो कैपेसिटर इज फुली चार्ज, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, दैट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. ओके, और इस पे वोल्टेज कितना है, दैट v इज q नॉट बाई c, यानी कि जो ये वोल्टेज v है वो यहाँ पे q नॉट बाई c के बराबर है. राइट, नाउ capacitor will send current in, capacitor will will be will be sending या supplying current, will be supplying current in circuit. अब वो करंट भेजेगा इस सर्किट में, करंट, ये करंट भेजेगा. तो सपोज कर लो कुछ देर बाद इसका जो चार्ज है Q नोट से घट के Q हो गया और उसमें करंट कोई पास हो रहा है. तो अब ऐसे बात कर रहे हैं लेट एट एन इंस्टेंट t, late at an instant t. So what do you see कि भाई Q को आप मान लो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर मान लो, चार्ज ऑन कैपेसिटर, एंड I करंट इन सर्किट मान लो, करंट इन सर्किट मान लो. तब क्या होगा भाई, तब ये होगा कि इस पे जो वोल्टेज है वो क्या होगा, Q बाई सी, Q बाई सी. और करंट कितना जा रहा है इसमें सर्किट में करंट कितना जा रहा है, यू सेड दैट I करंट पास हो रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I है. और अब ये सम किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर. क्यों, क्योंकि इसमें कोई सप्लाई तो है नहीं, इसी का वोल्टेज इसी के अगेंस्ट खर्च हो रहा है. तो अब इसका मतलब दिस इंप्लाइज यू व्हाट, Q बाई सी इज इक्वल टू माइनस आई आर. दैट्स वेरी ट्रू. तो अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी एंड माइनस आर, और I को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी. वाई, बिकॉज हमें तो इक्वेशन चाहिए ना भाई डिस्चार्जिंग ऑफ करंट का.
डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। तो हमें डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट का क्या चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए, तो हमें इसको चार्ज में बदलना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इट नाउ। अगर हम यहाँ से और आगे बढ़े तो ये क्या मिल रहा है हमें, सो वी कैन से दैट dt अपॉन सी आर इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई क्यू, लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। भाई dt इधर चला गया, सी आर इधर आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। एंड अब हम कह देते हैं कि यहां से आगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो अब ये क्या बनेगा, t बाई सी आर होगा, और यहाँ क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ क्यू एंड बेस ई, दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। और प्लस एक कांस्टेंट k लिख देंगे, k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समथिंग लाइक दिस विल राइट। एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो q कितना था भाई, q नॉट, q वाज इक्वल टू q नॉट। तो अगर मैं इस डाटा को यहाँ पे यूज कर लूं, इस डाटा को यूज कर लूं, जो इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे थे कि t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू q नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, इसको अभी हमने कोई नाम नहीं दिया, वी आर नॉट हैंडलिंग दिस एज इक्वेशन 1 और लाइक, हाँ यस दिस वी कैन, ऑलराइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, अभी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं 1। तो अब क्या करें, यूजिंग यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन 1, तो क्या बना जी, सो दैट इज t बाई सी आर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, t का मतलब आपने 0 रख दिया, सो दैट इज 0, एंड लॉग ऑफ q नॉट बेस e एंड प्लस k, सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग ऑफ q नॉट बेस e, ये k की वैल्यू आ गई। और अब आप इसको इसमें रख दो, तो अब क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, सो दिस इज 2, सो placing value of k in equation 1, तब क्या बनेगा जी, so that is t by cr is equal to minus log of q base e plus log of q naught base e, we can write like this। ये माइनस साइन अगर मैं इधर लिखना चाहूं तब क्या बनेगा, so let's go to the next page and deal with this। so minus t by cr, right, ये आपने माइनस जानबूझ के इधर निकाला, और ये क्या बन गया, प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, तो ये क्या आएगा, log of q base e minus log of q naught base e। So now this comes out minus t by cr and this is now log of q by q naught base e, ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। और फिर अब यहाँ से log अगर हम हटाएं तो ये क्या आएगा, q by q naught is equal to what, e to the power minus t by cr। So this q is equal to क्या आ गया, q naught e to the power minus t by cr, something like this। थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से लिखे, q is equal to q naught e to the power minus t by cr। So this is the equation of decay of charge। ये आपके इक्वेशन किसका आ गया, decay of charge का आ गया। So what do you see that कि अलग अलग टाइम पे, यानी कि क्लियर है, t जीरो रखोगे, जैसे t की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये e का पावर माइनस जीरो हो गया, दैट इज 1 बाई e का पावर जीरो हो गया। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो क्या दिखाई देगा, q इज इक्वल टू q नॉट दिखाई देगा, एंड t इज इक्वल टू 1 cr रखोगे, 1 cr। अब आपको मालूम है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट दिस इज q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स करेक्ट, हाँ या ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। सो नाउ द आइडिया इज कि अगर हम ये t इज इक्वल टू 1 cr दैट इज टाउ के बराबर रखा हमने, तो आप यहाँ रख दोगे तो क्या आ जाएगा, e का पावर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, q नॉट और e का पावर माइनस 1, यानी कि ये क्या आएगा 0.368 q नॉट, यानी कि
जैसे पहले ग्रोथ करता था तो 63.2% ग्रोथ कर जाता था, जो मैक्सिमम हो सकता था उसका 63.2% अचीव हो जाता था। अब फॉल करने की बारी आएगी तो जितना मैक्सिमम है उसका 0.368% क्या हुआ, बच गया है, यानी कि 63.2% क्या हो गया, डिके हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस मच चार्ज हैज गॉन। ये उस पे है इतना चार्ज, वहां पे भी क्या था, वो इतना चार्ज था, यानी कि वो उतना जीरो से वहां तक ग्रोथ था। और अब क्यू नॉट से ये यहाँ आ गया, यानी कि इतना जितना चढ़ा था 1 CR में उतना ही टाइम में वो क्या हो गया, डिके भी हो गया। Yes, you got it now. So similarly, if you look for like t is equal to 2 CR, like t is equal to 2 CR, right, or 2 tau ऐसे लिख दोगे, तो ये q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q नॉट और e का पावर -2, एंड दैट डाटा इज 0.135। अभी आपने टेबल लिखा, दिस इज 0.135, so this is 0.135 q नॉट, मतलब 86 पॉइंट समथिंग कुछ चढ़ा था वो, यस है, तो 86.4% 5% चढ़ा था वो, तो समथिंग लाइक दिस, यानी कि ये फिर कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। ये ध्यान रखना कि 1 CR में जितना ग्रोथ किया था, अब 1 CR में उतना ही क्या हो गया, डिके हो गया। तो ठीक उसी तरीके से 2 CR में जितना वो चढ़ा था, 2 CR में उतना ही क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट इज हाउ दिस इज गोइंग टू बी देयर। ये और दिखाऊं, t इज इक्वल टू मैं कर दूं इन्फिनिटी, इफ आई प्लेस t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t अगर इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर -इन्फिनिटी, नीचे 1/इन्फिनिटी, यानी कि q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस व्हाट यू गेट, यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद उस कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहीं पे ग्राफ बनाएं, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक अ ग्राफ हियर ओनली, अगर हम यहीं पे ग्राफ बनाएं कुछ इस तरीके से, saying this is x-axis and this is sorry, this is y-axis and this is x-axis, and if we say that कि इस पे हमने चार्ज ले रखा है और इस पे हमने टाइम ले रखा है, सो स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज क्या था, इट वाज मैक्सिमम, दैट इज क्यू नॉट, और अब क्या हुआ, धीरे धीरे घटता जाएगा। तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, आप इसको समथिंग लाइक दिस विल हैपन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, कि अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ग्राफ ये डिक्लाइन होता जाएगा। थोड़ा ये और बेहतर बनना चाहिए, बट ये बना नहीं ग्राफ उतना सुंदर। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ओके इस जगह पे रखूं, ये 1 CR हो गया, 1 CR हो गया, तो भाई यहाँ पे जो चार्ज बचा है वो कितना हो गया भाई, यू सी इट इज सेइंग 0.368 क्यू नॉट, 0.368 क्यू नॉट हो गया। ऐसे घटता जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किसका बना, अब आप देखो, अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका स्लोप क्या होता जाएगा, ये आपने निकाल लिया ना, ये किसका इक्वेशन निकाला, चार्ज का निकाला। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि करंट का इक्वेशन निकालना हो तो आप क्या करोगे, इफ आई से फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फाइंड करंट, तो आप जरा यहीं पे करना चाहोगे या अगले पेज पे, चलो मैं यही चाहता हूँ कि आप करो जरा, जस्ट थिंक ऑफ दिस, ये q इज इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर -t/CR है। सो इफ आई वांट यू टू फाइंड करंट फ्रॉम हियर, तो करंट क्या होता है, dq/dt। तो अगर आप यहाँ से I निकालोगे तो I क्या निकलेगा, dq/dt, और जब d/dt कर दोगे आप किसका, q नॉट और e टू द पावर -t/CR का, तो सॉल्व होकर के ये क्या बन के आएगा। सो व्हाट डू वी सी हियर, कि अगर ये Q था हमारा, तो अगर करंट निकालना तो dq/dt कर दिया, यानी कि d/dt ऑफ q नॉट e टू द पावर -t/CR कर दिया, डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट आया, q नॉट -1/CR दिस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया, I इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ रख दिया, q नॉट बाई सी आर, फिर e टू द पावर -t/CR, यानी I इज इक्वल टू, यू नो अभी अभी पीछे पढ़ा था, q नॉट बाई CR इज I नॉट, सो I इज इक्वल टू माइनस I नॉट e टू द पावर -t/CR। तो इस वाले इक्वेशन में ये जो I आया है और इस वाले इक्वेशन में क्या फर्क है बच्चा, यहाँ पे यहाँ देख रहे, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि करंट टाइम के साथ जिस डायरेक्शन में घट रहा है, यू नो स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम था और जैसे जैसे टाइम होगा करंट डिक्रीज होगा, बट करंट हैड अ डायरेक्शन,
अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया. दिस नेगेटिव साइन इज दैट द करंट इज इन द रिवर्स डायरेक्शन. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. कि अब करंट का डायरेक्शन बदल गया, और स्टार्टिंग में करंट क्या था, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पे भी करंट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा. सो दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल पार्ट. और हमने देखा कि यहाँ पे स्टडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज भी जीरो हो जाएगा, सर्किट में करंट भी जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम लोगों ने सीरीज सर्किट का ग्रोथ भी पढ़ लिया और डीके भी पढ़ लिया, और हमने देखा वहां पे भी डीके ऑफ करंट था, और यहाँ डीके ऑफ चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, हमें डीके ऑफ करंट मिल रहा है. इट्स नॉट गेन ऑफ करंट. अभी यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, डीके हो रहा है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट दिस. हाँ, करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऑल्टर कर गया. पहले जिधर जा रहा था कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से एंटर करके और फिर उधर जा रहा था, अब क्या हो, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से उल्टा करंट आ रहा है. यानी कि जिस प्लेट में पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब क्या हो रहा है, देखो ऐसे आ रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया. तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ओवर हियर इज. कि अब हमें ग्रोथ और डीके समझ में आ रहा है कि ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डीके ऑफ चार्ज सीआर सीरीज सर्किट में कैसे होता है. दोनों इक्वेशन हमारे पास है. सीआर के बारे में हमें भी पता है कि सीआर क्या होता है, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता है, और कैसे वैल्यू चेंज होती है वो सब कुछ हमने सीख लिया. अब हम लोगों को जो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इससे रिलेटेड, इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करना चाहिए. So let's go for that. So we have a question over here that a capacitor is connected to 12-volt battery through a resistance of 10 ohm. ठीक है. Capacitor is connected to 12-volt battery through a resistance of 10 ohm. It is found that potential difference across capacitor rises to 4 volt in 1 microsecond. Find capacitance of capacitor. यानी कि हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है. तो भाई हम एक छोटा सा कैपेसिटर बनाते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और कहते हैं कि हमने इसको कनेक्ट किया है कितने वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से. हमने 12 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया. ये 12 वोल्ट है हमारे पास. इसका कैपेसिटेंस नहीं मालूम है, इसका रेजिस्टेंस हमें 10 ओम दे रखा है. सो दिस इज हाउ वी आर सॉल्विंग इट. सो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm. It is found that potential difference across capacitor rises. यानी कि स्टार्टिंग में वोल्टेज जीरो था, जीरो से क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया. कितने टाइम में, 1 माइक्रो सेकंड में. फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. हमें इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, और ये वी हमें मालूम है. सो वी नो दैट कि हमें इस पे इक्वेशन पता है, लाइक ग्रोथ ऑफ चार्ज का. तो ग्रोथ ऑफ चार्ज का इक्वेशन क्या मालूम है, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 minus e to the power minus t by cr. That is what we know. Okay. Now it is saying that कि जब स्टार्टिंग में लाइक दिस Q, दिस इज वेरी क्लियर. नाउ अब यहाँ से देखते हैं, तो Q by Q नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 minus e to the power minus t by cr, ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लाइक ऐसे डिवाइड किया, Q by C कर दिया, और फिर यहाँ से यहाँ Q नॉट रखा, और एक C ऐसे कर दिया. मुझे लगता नहीं कि आपको कोई ट्रबल होना चाहिए. सो ये Q by C क्या हो गया, ये वो वोल्टेज है जो अभी बात हो रही है जब 4 वोल्ट हो गया, और ये कौन सा वोल्टेज है जो स्टार्टिंग यानी कि फाइनल जो स्टडी स्टेट पे होगा, जो कि 12 वोल्ट के बराबर होगा. सो दैट इज 12. सो दिस V इज 4 by 12, दैट इज 1 by 3. यानी कि आपने इस डाटा से क्या कर लिया, Q इज इक्वल टू Q नॉट ये होगा. सो Q by Q नॉट विल बी रिटन लाइक दिस. तो एक C आपने ऊपर ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और एक Q नॉट by C ऐसे कर दिया. ये क्या बन जाएगा, दिस इज दैट वोल्टेज जो कि स्टडी स्टेट पे ये अचीव करेगा. वो कितना है, 12 के बराबर. और Q by C की वोल्टेज कितने दे रखी है, 4 वोल्ट के बराबर. तो दैट इज V by 12 एंड दिस V इज 4 by 12 दैट इज 1 by 3. यानी कि Q by Q नॉट की वैल्यू आपको पास आ गई, दैट इज 1 by 3. तो आपके पास डाटा क्या हो गया, 1 by 3 इज इक्वल टू 1 minus e to the power minus t by c है. अब ये माइनस है, इस टर्म को आप इधर लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा, e का पावर माइनस टी बाई सी आर, एंड दिस विल बिकम 1 minus 1 by 3. यार इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, 3 minus 1 दैट इज 2 by 3. सो e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर इज इक्वल टू 2 by 3. अब आप इसको डर लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि दिस इज e का पावर माइनस टी बाई सी आर इज इक्वल टू 2 by 3 आ गया. अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आप लॉग e टू द पावर माइनस टी बाई सी आर
ऐसे और बेस ई ले लिया, और यहाँ पे भी क्या करोगे, log ऑफ 2/3 बेस ई। अब ये क्या हो गया, जब हमारे पास हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे log ई यानी कि -t/cr आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसको -t/cr लिख लेते हैं, और ये क्या आ गया, log का पावर हमारे पास log 2/3 बेस ई आ गया, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। सो -t/cr has come to us, log of 2 बेस ई minus log of 3 बेस ई। तो t/cr की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज log of 3 बेस ई minus log of 2 बेस ई। ओके, हम लोग एक काम और कर सकते हैं अब यहाँ पे। सो t/cr इसको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज दिस इज log of 3/2 बेस ई, दैट्स करेक्ट। एंड हम इसको लिख सकते हैं 2.303, एंड देन वी कैन राइट log of 10 बेस 3/2, और फिर आप इसको सॉल्व कर दो, 2.303 एंड log of 3 माइनस log of 2, इन दोनों का वैल्यूज मालूम है, दैट इज 0.47, ऐसे रख लेते हैं, और ये 0.3010 ऐसे करके रख लिया। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये t/cr की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिखेंगे हम डाटा। सो दिस इज व्हाट, लाइक यहाँ पे हमने इसको से सॉल्व कर दिया, तो दिस रिजल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 0.40 समथिंग, एंड दिस t/cr इज इक्वल टू दिस आ गया। अब आपके पास टाइम कितना देर का, 1 माइक्रो सेकेंड। तो आप एक काम करते हैं, cr कैन बी रिटन एज t/0.40, और t है 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 10 का पावर -6, और ये कितना आ गया हमारे पास, 1 माइक्रो सेकेंड था, और दिस इज 0.4 यानी कि 4 इंटू 10 का पावर 40 इंटू 10 का पावर -2, 40 इंटू 10 का पावर -2, so this comes out 10 का पावर -4 अपॉन 40। अब r की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे, so c is equal to how much now, so this is 10 का पावर -4, and this is 40, and this is 10, so this comes out 1/4, और ये दोनों क्या हो गए, 100 हो गए, ऊपर गया यानी कि 10 का पावर -6, so this is 0.25 माइक्रोफेराड, दैट्स ऑल द आंसर इज। समझ गए बच्चा लोग? तो एक तरीके से आप कैसे सॉल्व कर रहा है ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ हियर वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड is connected to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 24 ohm। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन जो जैसे दिया गया, जैसे ये 12 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट हो गया, 1 माइक्रो सेकेंड में आ गया, तो मुझे लगता है कि आप इसको थोड़ा एक बार दो बार देखेंगे तो बड़ा क्लियर होगा, राइट। और घबराना नहीं होगा कोई किसी भी क्वेश्चन को समझने में, एंड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके दिखाया कि कैसे सॉल्व करना है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमें लॉग ले करके और ऐसे सॉल्व करना पड़े। सो नाउ हियर वी आर सेइंग अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड, that is of 8 microfarad, connected to a battery of EMF 6 volt through a resistance of 24 ohm। तो आपने 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, और कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, यानी कि आपने एक तरीके से 8 माइक्रोफैराड ये रखा है, रेजिस्टेंस है आपके पास 24 ओम, 24 ओम है, इसकी भी वैल्यू दे रखी है आपको 8 माइक्रोफैराड। अब आप कह रहे हो कि मैं इसको जोड़ देता हूँ, लाइक इसे 6 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड करंट इन सर्किट जस्ट आफ्टर कनेक्शंस आर मेड, यानी कि आई नॉट निकालना है, और आफ्टर लैप्स ऑफ वन टाइम कांस्टेंट। तो कितना सिंपल हो गया ना, आई इज इक्वल टू आपको आई नॉट चाहिए स्टार्टिंग में, और आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज क्यू नॉट बाई आर सी, यस। और क्यू नॉट ये भी वोल्टेज है, और क्यू नॉट बाई सी क्या होता है, यानी कि क्यू नॉट बाई सी अपॉन आर, और क्यू नॉट बाई सी दैट इज वोल्टेज, यानी कि यही बी, ये वी कितना है भाई, दैट इज 6 वोल्ट है, जैसे 6 वोल्ट है हमारे पास, तो ये तो 6 वोल्ट हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है 24, तो दैट इज 1 बाई 6 वोल्ट अपॉन 24, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 एम्पियर। तो ये आपका स्टार्टिंग का करंट है।
at t is equal to 0, जैसे कनेक्शन आपने बनाया. दिस इज फर्स्ट स्टेप. एंड सेकेंड स्टेप में आपसे कहा जा रहा है आफ्टर लैप्स ऑफ वन टाइम कांस्टेंट. नाउ यू वांट टू फाइंड करंट आफ्टर लैप्स ऑफ वन टाइम कांस्टेंट. तो आपका फार्मूला क्या था? I is equal to I naught e to the power minus t by cr. That is what you had equation. If you look at I is equal to I naught e to the power minus t by cr. तो ये रिजल्ट आपके पास है, राइट. और ये करंट आपने निकाल रखा है 0.25. तो यानी कि दिस इज 1/4. अब आपको E चाहिए और CR वन टाइम आफ्टर लैप्स ऑफ वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि इस TR की वैल्यू कितने के बराबर? 1 CR के बराबर है. सो -1 आ गया. यानी कि थोड़ा आप ऐसे लिखो तो यानी कि ये रिजल्ट क्या आ गया? I इज इक्वल टू 1/4 और E का पावर -1. तो दिस इज 1/4 और E का पावर -1 की वैल्यू क्या होती है? 0.368, राइट. सो दिस इज 0.368 डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर. ये हमारा करंट आ गया. तो समझ गए आप कैसे होएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. अब मैं आपको एक दूसरे तरीके के एप्लीकेशन सिखाना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू टेक यू, यानी कि डिस्चार्जिंग चार्जिंग अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते. एक क्वेश्चन हम ऐसे भी ले सकते हैं. लेट सपोज, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको ये लेके दिखाता हूँ. लेट सपोज a capacitor of 10 microfarad connected with a resistance of 20 ohm in series, and this combination is connected to a source of 100 volt. This combination is connected to a source of 100 volt. Okay. So connected to a source of 100 volt. After long time, battery is removed. Battery और जो source है, source is removed, and capacitor starts discharging. Capacitor becomes source for the remaining circuit, and start discharging. ठीक है, and start discharging. Fine. अब आपसे ये पूछा जा सकता है, फाइन, पहली बात तो आप बताओ टाइम कांस्टेंट या फाइंड टाउ, मतलब आपको टाउ की वैल्यू निकालो, यानी कि टाइम कांस्टेंट बताओ कितना होगा. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड आपसे पूछ दिया गया आफ्टर how much time after how much time 86.5% of charge, 86.5% of charge will decay, right? Also find current at that instant. ठीक है जी. 3, find instantaneous charge voltage across capacitor and resistance. मतलब पूरा क्वेश्चन सामने आ गया.
तो अगर हम इसको समझें अगर कुछ इस तरीके से, तो हम ये कह हमें हमसे कहा क्या जा रहा है, चलो एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, आपने इसको किसी 100 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा था और काफी लंबे टाइम तक आपने इसको चार्ज कर दिया, और फिर आपने यहाँ से इसको हटा दिया और इसको हटा करके बाकी सर्किट को अपने एज इट इज जोड़ दिया। तो अब बताओ, ये यानी कि ये इनिशियल कंडीशन था और यहाँ से आप ये सिचुएशन आ गई। तो कहा जा रहा है कि भाई रिमूव कर दिए, लाइक after long time the battery source is removed and the capacitor becomes source for remaining circuit and start discharging. Find time constant, c दे रखा है, r दे रखा है, and कितने टाइम बाद 86% of charge will decay, इतना परसेंट ऑफ चार्ज खत्म हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड दिस करंट एट दैट इंस्टेंट, यानी कि उस टाइम पे करंट बताना आपको, एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस चार्ज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। सो हाउ कैन यू डू इट? सो सिंपल, यू नो। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस और यहाँ 100 वोल्ट है, तो आपको मालूम है कि इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, यानी कि क्यू नॉट की वैल्यू अगर आप चाहोगे, लेट्स टेक लिटिल सोबर कलर दैट इफ यूर क्यू नॉट की वैल्यू चाहोगे तो वो क्या होगा, या पहले हम सी आर की वैल्यू निकालते हैं। द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज सी आर? दैट इज टाउ। सो दिस इज 10 माइक्रोफैराड, so 10 this, or resistance is how much? 20. So that is 200 into 10 ka power minus 6 second. This is tau. So you can write now this is 2 into 10 का पावर माइनस 4 सेकेंड भी लिख सकते हो आप। ये टाउ की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज कि आफ्टर हाउ मच टाइम 86.5% विल डिके। तो अब जरा गौर से देखना बेटा, मैंने आपको ये टेबल इसीलिए लिखाया था कि आपको ये याद होना चाहिए। तो ये 86.4% दिख रहा है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी कि अगर ग्रोथ करने की बारी होती तो जीरो से क्यू नॉट बाई जीरो से ग्रोथ करता तो 86.4% 2 टाउ के बाद हो जाता है, 2 टाउ के बाद इतनी वैल्यू पहुंच जाती है। तो गेटिंग माय पॉइंट। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 की वैल्यू है 86.5% ऑलमोस्ट। तो अब आप ये कहना चाह रहे हो, लुक एट दिस हियर, राइट। ये दो पार्ट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो अब हम कह रहे हैं कि 1 माइनस ई टू द पावर मतलब कितना डिके हो जाएगा, यानी कि Q जो रिमेनिंग है, दैट रिमेनिंग Q इज आफ्टर हाउ मच टाइम 86.5% चार्ज विल डिके। तो बचेगा कितना, इतना तो डिके हो गया, तो रिमेनिंग क्या हुआ जी? सो दैट इज 100 माइनस 86.5 कर दिया, तो ये क्या निकल गएगा? 13.5 कुछ निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0.135 of Q naught. So this is saying that Q is equal to 0.135 of Q naught. इतना डिके हो गया तो रिमेनिंग इतना बचा, यानी कि ये Q naught का 0.135 है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो Q की वैल्यू आपको मालूम है, और फॉर्मूला क्या होता है जब डिके हो रहा होता है, तो Q इज इक्वल टू Q naught e to the power minus t by CR। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? सो यू विल राइट 0.135 Q naught is equal to Q naught or e का power minus t by CR. That's how. So this Q naught cancel. So this implies is what? 0.135 is equal to e का power minus t by CR. और you know this is what? e to the power 0.135 की वैल्यू क्या होती है? e का पावर माइनस 2, यानी कि e का पावर माइनस 2 इज इक्वल टू e का पावर माइनस t by CR। यानी कि अब आपको ये डाटा से यहाँ पता चलेगा कि 2 is equal to t by CR है। So this is saying this 2 is equal to t by CR। So this implies t is equal to how much? 2 CR, यानी कि 2 टाइम कांस्टेंट बात। वैसे ही था कि जितना ग्रोथ होता है आपने उतना ही टाइम में निकल के डिके हो जाता है। तो आपको करके दिखाना था तो आपने कर दिया, यानी कि t is equal to क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ, और CR की वैल्यू आपने क्या निकाला था? 2 into 10 का पावर माइनस 4। So you will say 2 into 10 का पावर 2 into 10 का पावर minus 4 into 2. So finally this t is equal to 4 into 10 का पावर minus 4 second। ये आंसर हो गया।
एंड नाउ वी आर सेइंग कि ऑल्सो फाइंड करंट एट दैट इंस्टेंट। अब आपको करंट चाहिए इस इंस्टेंट पे, थर्ड। सो आई इज इक्वल टू, आपको पता है ना ये फॉर्मूला पड़ा है, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। सेम इक्वेशन, बट ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कर रहा है। सो न्यूमेरिकली अगर आप देखो, न्यूमेरिकली देखो तो ये क्या मिलेगा? आई इज इक्वल टू, विल बी राइटिंग आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई सी आर। दैट्स हाउ द पॉइंट इज। डायरेक्शन तो वो होता है ना कि रिवर्ट हो रहा है। तो ये रिजल्ट है, आपको न्यूमेरिकली ये दे रखा है। अब आई नॉट की वैल्यू तो आपको पता है जी, दैट इज क्या? क्यू नॉट बाई आर सी, दैट्स वी नो। एंड ई नॉट, और ये टाइम कितना निकाला हमने? ये टी टू सी आर है, यानी कि ये माइनस टू है। तो ये क्या निकल के आया जी? दिस इज आई नॉट इंटू, और इसकी वैल्यू रख लो, तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो गई? दैट क्यू नॉट वी हैड, हाँ यस, क्यू नॉट निकालने जा रहे थे हम लोग। तो जो ये 100 वोल्टेज है, ये पूरा का पूरा इसको मिला होगा, तो यानी कि Q बाई सी अगर हम करते हैं, यानी कि ये पूरा वोल्टेज हो गया। Q बाई सी से ये 100 हो गया, 100 बाई आर करेंगे, आर कितना दे रखा हमारे को? दैट इज 20 ओम। तो 5 एम्पियर हमारा स्टार्टिंग का करंट हो गया। Q नॉट बाई सी करते तो ये 100 ही आता ना, और 100 बाई आर करेंगे तो ये क्या हो गया? 5 एम्पियर आ गया, और ई का पावर माइनस 2 हो गया। सो नाउ दिस इज 5। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया? यानी कि Q नॉट बाई सी कर दिया और अपॉन आर कर दिया, और फिर ई का पावर माइनस 2 कर दिया, और ये क्या हो गया? V हो गया अपॉन आर हो गया, ई का पावर माइनस 2 कर दिया। और V कितना है जी हमारे पास? दैट V इज गिवन 100, और ये कितना दे रखा है? 20, और देयरफॉर ई का पावर माइनस 2। अब हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ गए आप? 5 इंटू ई का पावर माइनस 2, और ई का पावर माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.135। सो दिस इज 5 इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? So this is 25, and 5 3s are 15 to 17, and that is 6. So 0.675 एम्पियर ये हमारा करंट होगा। अब इतना करंट सर्किट में जा रहा है उस टाइम पे, चार्ज आप निकाले नहीं हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है करंट आपने निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस चार्ज किस पे? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का चार्ज अगर आप निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा? तो ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो Q इज इक्वल टू, और वोल्टेज भी निकालना है, और फिर रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज निकालना है। तो अब अगर हमें इस Q निकालना है तो वो क्या होगा? Q नॉट ई का पावर माइनस टी बाई सी आर, ये पढ़ा हमने डीके के टाइम पे। सो Q नॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई? Q नॉट बाई सी, राइट। और Q नॉट कितना होगा? हाउ मच दिस Q नॉट इज, हाउ मच दिस Q नॉट इज? तो Q नॉट इज C इंटू वी। भाई ये C कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफेराड। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। तो 100 इंटू 10 माइक्रोफेराड, यानी कि 1000, 10 का पावर माइनस 6, यानी कि 10 का पावर, यानी कि दिस इज C इंटू वी नॉट, और V जो भी है, दिस इज E का पावर माइनस टी बाई सी आर, एंड दैट इज C इज यू से 10 माइक्रोफेराड, दिस, और वोल्टेज इज 100, दिस, और नाउ E का पावर, क्योंकि ये टाइम कितना है? 2 CR का है, तो ये माइनस 2 आ गया, और ये सॉल्व करके कितना आ गया? 10 का पावर माइनस 3 हो गया, और ई का पावर, दिस इज 0.135। सो दिस इज 0.135 मिली कूलम कर देते हैं हम लोग, मिली कूलम, ये चार्ज हो गया, दिस इज द चार्ज। अब कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? दिस अपॉन सी करोगे आप, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो 0.135 मिली कूलम, दैट इज 10 का पावर माइनस 3, 10 का पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोफेराड, Q बाई सी, दैट इज 10 माइक्रोफेराड, 10 का पावर माइनस 6। तो आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ गया? ये देखो ऊपर जाएगा, यानी कि 135 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, ये प्लस 3 आएगा ना, तो 135 बाई 10 दैट इज 13.5 वोल्ट आ गया। ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा उस टाइम पे। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा? सेम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होएगा, दैट इज 13.5, बट वो माइनस में लिख दिया क्योंकि उसने उतना ही वोल्टेज कंज्यूम कर लिया। ये बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे? कि जब आप इसको पढ़ रहे थे आप, तो जब आप इसका जो वोल्टेज है, जैसे यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस और माइनस हुआ इधर से, तो इसका जो वोल्टेज है हर वक्त इसके बराबर होगा, और वो मैंने इक्वेशन में भी यहाँ दिखाया आपको, Q बाई सी इज इक्वल टू माइनस आई है, यानी कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा
रेजिस्टेंस का वोल्टेज ठीक उतना ही और माइनस साइन के साथ हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अब मैं आपको ये राइट दिस क्वेश्चन वाज लाइक ये जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया यहाँ पे, तो सीआर सीरीज सर्किट के जो इक्वेशन है उसको समझने के लिए किया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं एक और भी बात कर सकता हूँ आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर्स का नेटवर्क दे रखा हो और रेजिस्टेंस अलग दे रखा हो। तो सी का मतलब सबका सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। सी इक्विवेलेंट निकाल करके और फिर रेजिस्टेंस के साथ आप सॉल्व कर लीजिए। सेम थिंग, यानी कि एक के बजाय यहाँ पे 3 कैपेसिटर दिया होता है या 2 कैपेसिटर दे करके फिर एक और पैरेलल में लगा दिया जाता है। तो उन सबका सी इक्विवेलेंट निकाल करके एक कैपेसिटर बना दिया और फिर रेजिस्टेंस ले लिया, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, इसी के बेसिस पे। So let's go into that question. So look, we have a question over here. We have a question over here that is ये 15 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 20 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है एंड 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटेंस है और 120 वोल्ट का सोर्स लगा रखा है। तो पूछा जा रहा है फाइंड एट स्टेडी स्टेट क्या करंट सप्लाइड बाय सोर्स, यानी कि इस सोर्स ने स्टेडी स्टेट पे कितना करंट सप्लाई किया होगा। और दूसरा चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स के ऊपर स्टेडी स्टेट पे क्या चार्जेस होगा। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट क्वेश्चन इज। नाउ जब जैसे ही आप ये देखते हैं ना कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ये तो आपको अजीब सा लगता है कि यार हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहा जरा फाइंड एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जिस भी सर्किट में, यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाला जो आर्म होगा स्टडी स्टेट में, अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो उसमें क्या हो जाता है, स्टडी स्टेट में करंट पास करना बंद हो जाता है, करंट सप्लाई बंद हो जाती है। और फिर जो भी ये जो वोल्टेज है वो सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाता है, वो कैपेसिटर के क्रॉस मिल जाता है। अब थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि सिर्फ ये दे रखा है, जस्ट थिंक ऑफ दिस। तो क्या होगा स्टडी स्टेट पे 120 वोल्ट किसको मिल जाएगा, 10 माइक्रोफैराड को, और इस सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। ओके, फिर ये सपोज करो इसका काम हो गया। आपने इसके साथ एक दूसरा फिर ऐसे कनेक्ट कर दिया, यू हैव कनेक्टेड दिस इन लाइक दिस। तब क्या होगा, वो कहेगा ओके नाउ मेरे थ्रू चार्ज सप्लाई करो, कुछ देर तक चार्ज सप्लाई करो, और फिर कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, सारा इसके थ्रू चार्ज गया तब तक जब तक कि इसका वोल्टेज इसके बराबर ना हो गया। जब ये वोल्टेज बराबर होगा तो इसमें भी करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर आपने एक तीसरा यहाँ से लगा दिया इस तरीके से, यू हैव कनेक्टेड लाइक दिस। तो यू नो पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने से इस पे और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, सोर्स को ज्यादा करंट देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर वो करंट देगा और वो करंट इधर चला जाएगा और फिर वो ऐसे इधर की तरफ आएगा। इसमें कोई कैपेसिटर है नहीं। तो फाइनली स्टडी स्टेट पे तो मैंने स्टडी स्टेट इस आर्म में अचीव होने पे इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो करंट जाएगा भाई। दिस इज हाउ द करंट विल पास थ्रू इट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप देखिए, सॉल्यूशन की बात हो रही है, राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो पहले हम ये देख लें एट स्टडी स्टेट। इसमें एट सपोज करो स्टार्टिंग में, थोड़ा मैं आपको ऐसा समझाऊं, I1, इसमें I2 और इसमें I3 जा रहा था। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपने लगाया I1 I2 और I3 जा रहा था, तो जाते रहने दो, जाने दो भाई। इसमें I3 जो गया होगा उस I3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वोल्टेज होना चाहिए वो 120 के बराबर आना चाहिए ना भाई, ओबियसली। अच्छा, अब इसमें जब I2 जा रहा होगा तो I2 जब पास होगा तो इसके क्रॉस का वोल्टेज और इस पे जो चार्ज आएगा दैट इज Q बाई सी इसका, और इसका वोल्टेज का सम इसके बराबर होना चाहिए। थोड़ा और देर चार्ज पास किया, थोड़ा और देर पास किया, तो पता चला इसका वोल्टेज बढ़ता गया और अब इसका वोल्टेज अकेले इसके बराबर हो गया, तो इसमें करंट जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी जब करंट जा रहा होगा तो इसके ऊपर का चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और इसका वोल्टेज अगर बढ़ते 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 इसके बराबर आ जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो एट स्टडी स्टेट what I1 has to be 0 or I2 has to be 0 and I3 is not 0. That is what the point is. ठीक है जी। तो I1 I2 0 हो जाना है। तब उस केस में क्या होगा जी, I3 तो 0 नहीं हुआ। तब इसका मतलब कि जब इसमें करंट जा ही नहीं रहा, करंट जा ही नहीं रहा, तो सिर्फ ऐसे करंट जाएगा, यानी कि सोर्स से जो करंट निकला वो सिर्फ ये I3 और फिर ऐसे आएगा। तो फिर उस केस में I3 की वैल्यू होगी कितना, 120 वोल्टेज और रेजिस्टेंस कितना, 15। तो दैट इज 120 बाई 15, दैट इज 8 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो गया।
ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। फाइंड एट स्टडी स्टेट करंट सप्लाइड बाय सोर्स, तो सोर्स ने जो करंट सप्लाई किया, क्योंकि वो I1 दे रहा था, I2 दे रहा था और I3 दे रहा था, लेकिन स्टडी स्टेट पे I1 और I2 दोनों जीरो हो गया और I3 जीरो नहीं होगा, तो इसका पूरा का पूरा वोल्टेज इस पे कंज्यूम हो रहा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के पैरेलल में है कि दिस ब्रांच इज पैरेलल टू दिस ब्रांच, दिस ब्रांच इज पैरेलल टू दिस ब्रांच। तो आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड टू यू। यस, ओके। अब देख रहे हैं स्टडी स्टेट की बात को हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब दूसरी बात कही जा रही है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर्स बताइए, यानी कि स्टडी स्टेट पे ही बताना है आपको कि उन कैपेसिटर्स पे चार्जेस क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ठीक है भाई, इसका मतलब कि इस 10 माइक्रोफैराड को कितना वोल्टेज मिला होगा, 120 वोल्ट मिला होगा, तो भाई Q 10 माइक्रोफैराड पे चाहिए आपको, तो आप कहिए ओके इसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 माइक्रोफैराड, दैट इज दिस, और इसका वोल्टेज कितना मिला 120, सो दिस इज नाउ 1200 into 10 का पावर -6, that is 12 into 10 का पावर -4 कूलम। अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको 1.2 मिली कूलम लिख दिया। इज दैट ओके टू, यहाँ पे 1.2 लोगे या 10 का पावर -3 जो 1.2 मिली कूलम आ जाएगा। और Q एट 20 माइक्रोफैराड निकालने जाओगे तो क्या होगा जी, तो दैट इज 20 into 10 का पावर -6 और into 120 करोगे, तो दैट इज हाउ ना, so this is 2400 into 10 का पावर -6, सॉल्व करोगे तो वो 2.4 मिली कूलम चार्ज है। तो देखने में जितना डरावना लग रहा था, कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये स्टडी स्टेट के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। हमने जो CR सीरीज सर्किट पढ़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन देख के हमें डरना नहीं चाहिए। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं, राइट, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन करते हैं जो इस CR सीरीज पे बहुत पहले IIT में पूछा गया था, ऑलमोस्ट दुनिया की कोई भी किताब नहीं होगी जिसमें वो क्वेश्चन ना मिलता। तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन वो लेके चलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। So this is the question what we have, right? Okay, find the for the given circuit, find potential difference between A and B. A और B के बीच का potential difference निकालना है, and B and C के बीच का निकालना है, कब at steady state। तो ये क्वेश्चंस IIT में पूछा हुआ था, and this was asked in IIT. So this was IIT 1979 का क्वेश्चन है, ठीक है। So you can understand कितना पुराने जमाने का क्वेश्चन है, बट यू नो यू कैन सॉल्व इट। अगर आपका फंडा क्लियर हो गया जो स्टडी स्टेट पढ़ा होगा तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते। इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आई शुड से दैट एवरी बुक यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन, राइट। सो अगर ये 10 ओम और ये 20 ओम है, ये 100 वोल्ट है, राइट, और ये 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये सारा सिचुएशन दे रखा है। तो यार स्टडी स्टेट पे आप बताओ कि ए और बी के बीच का वोल्टेज क्या होगा और बी एंड सी के बीच का वोल्टेज क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। चलो लेट्स सॉल्व इट, इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सी, पहले हम यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स अपने अपने फायदे के लिए, ताकि हम इसको ठीक से समझ पाए, इस इस टर्मिनल का नाम रख लेते हैं J और इस टर्मिनल का नाम रखते हैं K, चलेगा, J और K, राइट। तो अगर मैंने इसको J कहा, सो डोंट यू थिंक कि यहाँ और इसके बीच में भी कुछ नहीं है और यहाँ और इसके बीच में भी कुछ नहीं है, यानी कि ये टर्मिनल भी क्या कहना चाहिए J और ये टर्मिनल भी क्या कहना चाहिए K, J होना चाहिए, क्योंकि इससे इसके बीच में कुछ नहीं है, यहाँ इसके बीच में है और इस पॉइंट के बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये टर्मिनल जो हमारा चाहिए, अगर इसको J कह दिया तो उसको भी क्या कहना पड़ेगा, हमें J कहना पड़ेगा, और इसको भी क्या कहना पड़ेगा J। वाई, बिकॉज दे हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि अगर ये J है तो ये J होना चाहिए। अब थोड़ा और दिमाग लगा, J और A के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि जो A है वही J है, जो A है वही क्या है, J है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस J को यहाँ से मिटा दूंगा। बोले देखो जी, दिस J यू आर नॉट ऑफ एनी यूज, आप चले जाइए। पहले मैंने उसको J रखा था, अब यहाँ पे इसको हटा के इस टर्मिनल का नाम क्या रखना ठीक होएगा, आपने समझ लिया कि अगर ये तो ये होगा, ये भी A होगा और ये भी A होगा, दैट्स करेक्ट, ऑलराइट। नाउ सिमिलरली इफ वी ट्राई टू डू समथिंग हियर, राइट, ये J हो गया, यानी कि ये A हो गया और ये पॉइंट K हो गया, ठीक है। अब आप इसको K लिखने की भी क्या जरूरत पड़ी आपको, क्योंकि B और K के बीच में भी कुछ खास नहीं है, इसका मतलब यही B जो है ये क्या हो गया, B होगा। तो यहाँ से भी आप इस K को हटा दीजिए और बोलिए भैया तू K यहाँ से हट जा, तेरी कोई खास जरूरत नहीं है, यानी कि ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, B है, दिस इज B, दिस इज ऑल्सो B। नाउ हियर इफ यू नेम इट, कुछ नाम रखते हैं, लेट सपोज अब
जे के रखा है, यहाँ पे जे रखते हैं, तो व्हाट यू सी, अगर ये जे रखा तो ये भी क्या होगा जे, और ये भी क्या होगा जे होगा, तो यानी कि ये जे है तो ये भी क्या होगा जे होगा। इज दैट ओके नाउ? सो हमने नामकरण करके समझ लिया है यहाँ पे कि यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये ए है, ये ए है और ये ए है, ये बी बी हो गया, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ जे लिख दिया। जैसे ये नामकरण किया, ये समझा, अब हम इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा सर्किट है वो रीडिजाइन हो जाएगा। तो रीडिजाइन होते ही क्या बनेगा, देखो जी, ये ए ए सब यहाँ पे आ गया, समथिंग लाइक दिस। और तब हम लोग अब ऐसे बनाते हैं, एक 100 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, ये 100 वोल्ट की बैटरी हो गई, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारा, दैट इज 20 ओम, और ये टर्मिनल हमारा सी है, ऑलराइट, और ये टर्मिनल हमारा ए है। अब मैंने इस को लेके गया और हमने देखा कि इस ए और बी के क्रॉस, यानी कि हमारे पास यही ए यहाँ पे है, और इस ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर हैं, 3 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड का, तो दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल में। तो हमने एक 3 माइक्रोफैराड और एक 3 माइक्रोफैराड का ये ऐसे कैपेसिटर ले लिया, बोला ये टर्मिनल हमारा बी हो गया, और यस ये टर्मिनल ऐसे हो गया। एंड फिर जो ये बी है हमारा, ये ऐसे बी ऐसे, यानी कि ऐसे ले गए, बोला ये बी है, ये बी है हमारा, यस। और बी और जे, बी और जे देख रहे हैं आप, यानी कि ये जे है, ये जे है, ये जे है, तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो हमने एक कैपेसिटर यहाँ भी लगा दिया और एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया, बोला ये टर्मिनल हमारा जे है, दिस टर्मिनल इज जे, एंड दिस इज 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड है। लेकिन ए और जे के बीच में भी 1 माइक्रोफैराड है, यानी कि ओके, यहाँ पे भी एक 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और फिर जे और इसके बीच में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हमने ऐसे बना दिया जी, खींच खाच के इसको। जैसे अब आगे किया तो अगले पार्ट में इसको लेके जाए तो ये क्या बना, दिस बी एंड ए के बीच में ये 3 और 3 पैरेलल में, तो ये क्या हो गया 6 माइक्रोफैराड हो गया, यस, और ये कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो अब एक तरीके से आपके पास एक ऐसी सिचुएशन बनी कि आप यहाँ टर्मिनल ए मानिए, और यहाँ पे, यहाँ टर्मिनल ए मानिए, और यहाँ टर्मिनल आप बी मानिए, और यहाँ आप जे मान लीजिए, दिस इज हाउ इट इज। यानी कि 3 और 3 ए और बी के बीच में, दैट बिकम 6 माइक्रोफैराड, और बी और जे के बीच में, दैट इज 2 माइक्रोफैराड, और ए और जे के बीच में एक ऐसे एक कैपेसिटर लगा हुआ 1 माइक्रोफैराड, दिस इज हाउ। तो आप यहाँ ए मान लो या यहाँ ए मान लो, दिस इज ए एंड दिस इज जे, ठीक है जी। और अब यहाँ से इधर का सर्किट ये कितना है, यानी कि आप यहाँ से एक 20 ओम रख लीजिए, फिर एक बैटरी लगा दीजिए, और फिर आप इसको ऐसे कनेक्ट करके यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 100 वोल्ट है, दैट्स हाउ व्हाट द पॉइंट इज। और दिस इज सी। अब आप इसको ए ए ऐसे करके कर लीजिए, यानी कि अब आप यहाँ से इतनी बात तो समझ गए आप, करेक्ट। अब जरा देखो कि इस 6 माइक्रोफैराड, यानी कि यहाँ ए और बी के बीच में 6 माइक्रोफैराड है, और जे और बी के बीच में यहाँ 2 माइक्रोफैराड है, दैट्स करेक्ट, एनी डाउट होना नहीं चाहिए। और ये जो कैपेसिटर है वो इस तरीके से इनके बीच में कनेक्टेड है। तो जब यहाँ से चार्ज चला होगा, यहाँ से जब चार्ज चलेगा, तो मैं कहता हूँ यहाँ से जब चार्ज चलेगा तो फिर चार्ज जा करके क्या इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, और फिर दोनों चार्ज ऐसे मिल के आएंगे, ऐसे ही सोच रहे होंगे हम। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टडी स्टेट पे होगा क्या। देखो जी, ए और जे, ये ये टर्मिनल ए है, ये ए है, ये ए है, ए और जे के बीच का जो ये वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर इस कैपेसिटर को इतना चार्ज मिल जाए, यानी कि यहाँ से करंट स्टार्टिंग में जा रहा होगा, करंट यहाँ आ रहा होगा, करंट सपोज कर लो, मैं तुमको ऐसे दिखाऊं कि सपोज कर लो यहाँ से करंट आई आया, लेट्स टेक इट लाइक दिस, समझाने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ करंट क्या है, आई आया, फिर इसमें चला गया I1 और इसमें चला गया I2। तो ठीक है, अब इसमें I1 जाता रहेगा, इसमें I2 जाता रहेगा, कब तक। अब इसमें I1 इतना चला गया, I1 जाने की वजह से इस पे चार्ज इतना हो गया, ये 1 माइक्रोफैराड का है, इस पे चार्ज इतना हो गया कि इसके चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस से, इसके चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस से ए और सी के बीच का जो वोल्टेज है, ए और
जे के बीच का वोल्टेज है उतना वोल्टेज यहाँ पे आ गया, तो इसमें चार्ज जाना संभव होगा क्या? फिर यहाँ से जो चार्ज है वो इधर जाना, क्योंकि इसमें करंट जा रहा था, करंट जाते 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 इस पे इतना चार्ज आ गया कि इसके क्रॉस का वोल्टेज जो टर्मिनल ए और टर्मिनल जे के बीच में वोल्टेज है उतने के बराबर आ गया, तो इसमें अब चार्ज जाना बंद हो गया। ओके फाइन। फिर इसकी बात करें तो इसमें यानी कि I1 जीरो हो गया, और फिर I2 की बात करें तो इसमें भी चार्ज गया चार्ज गया चार्ज गया, फिर इतना धीरे धीरे जाते जाते इसका वोल्टेज इतना हो गया, इतना इस पे चार्ज जाते जाते इनके क्रॉस का वोल्टेज इतना हो गया जितना ए और जे के क्रॉस वोल्टेज हो गया, तो I2 भी क्या हो गया जीरो। अब जरा सोचो, I1 भी जीरो हो जाए और I2 भी जीरो हो जाए तो इस I को क्या होना पड़ेगा? जीरो। इसका मतलब स्टडी स्टेट पे ना तो इसमें करंट जाएगा ना इसमें करंट जाएगा, तो अब I1 और I2 दोनों जीरो हो जाएगा, तो इसमें आने वाला करंट भी क्या होगा? जीरो होगा, और इधर से जाने वाला करंट भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? जीरो। और इसके क्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो, चूंकि करंट ही नहीं है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। ये लॉजिक समझ में आया? मैंने ये बना दिया आपको, मैंने बोला, रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज कर लो कि यहाँ से चार्ज चला, चार्ज इधर भी जाएगा इधर जाएगा, अब चार्ज छोड़ करके हम करंट की बात करते हैं। लेट सपोज यहाँ से करंट निकला, इधर I1 गया और I2 गया, अब इसमें I1 जा रहा है, जाए जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, होते 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 इसका वोल्टेज कितना आ गया जी? अभी मैंने नहीं कहा कि इसमें करंट जीरो इसमें करंट जीरो, अभी ये बात नहीं कही है मैंने, मैं अभी इधर ही समझा रहा हूँ कि यहाँ से करंट आई चला, इधर I1 गया और इधर I2 गया। तो जब इसमें I1 गया तो जाते जाते इस पे चार्ज इतना आ गया कि इसका वोल्टेज ए और जे के क्रॉस का, ए और जे के क्रॉस का वोल्टेज इतना आ गया, राइट, जितना कि इसमें था, यानी कि जे और ए के बीच में जितना वोल्टेज होना चाहिए था इस रास्ते से उतना वोल्टेज यहाँ आ गया, तो इसमें अब चार्ज जाना बंद हो जाएगा, यानी कि I1 जीरो हो गया। सिमिलर लॉजिक आई कैन टेक हियर कि भाई इससे करंट जा रहा है तो इसमें भी कंडीशन क्या होगा कि इसमें I2 जाते 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 इसका वोल्टेज ए और जे के बीच में जितना होना चाहिए उतना ही आ गया, उतना ही आ गया, तो अब इसमें भी करंट जाना बंद हो गया। तो जैसे मैं कहूँ कि इसमें भी करंट जाना बंद और इसमें करंट जाना बंद, तो उस केस में आई जीरो हो जाएगा। अब आई जीरो हो गया तो इसमें आने वाला करंट भी जीरो हो जाएगा और इधर से जाने वाला करंट भी जीरो होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो, और इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जे और ए के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? यही बैटरी का वोल्टेज होगा, 100 वोल्ट। यानी कि स्टडी स्टेट पे, नाउ दिस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो मैं इस चीज को अब ये इसी सर्किट को इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी को उठा करके फिर अगले पेज पे बना रहा हूँ। सो नाउ दिस इज, let me write, this is 6 and 2, and here we have got 1, and this is a resistance here, और यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है। That's what. This is 10 ohm and this is 20 ohm. This terminal is C, this terminal is A, and here is B. Or you know, this is A, and this is J. That's all we have dealt with. और ये हमारा 6 माइक्रोफराड है, एंड दिस इज 2 माइक्रोफराड है, और ये 1 माइक्रोफराड है। तो मैंने जो लॉजिक दिया आपको कि यहाँ पे अब लिखूंगा एट स्टडी स्टेट, पहले यहाँ लिखा I1, इधर लिखा I2, और ये लिखा I. So at steady state, I1 has to be 0, I2 has to be 0. Therefore, yeah, since ऐसे लिखा, since I is equal to I1 plus I2, therefore I has to be 0. I 0 होने का मतलब this leads that ये पॉइंट J है हमारा, therefore voltage across J and C, that is 0 into 10 ohm, ये क्या होना चाहिए? 0। और फिर इसके यानी कि दिस C saying voltage across 10 ohm क्या हो गया? 0। तो वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम भी क्या होगा? 0। वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है। तो अब अगर यहाँ वोल्टेज नहीं है, यहाँ वोल्टेज नहीं है, तो ए और यानी कि जो जे पॉइंट है और जो सी पॉइंट है वो क्या हो गए? सेम वोल्टेज पे हो गए। तो अब इसको आप ऐसे बना दीजिए, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और फिर यहाँ आप 1 माइक्रोफैराड ऐसे ले लीजिए, और फिर आप ऐसे दिखाइए, और यहाँ पे 100 वोल्ट दिखा दीजिए, और आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। और आपने बोला ये ए है और ये सी है और ये जे है और ये जे है और ये बी है और ये ए है, राइट, दिस इज व्हाट यू कैन डू इट। और ये 100 वोल्ट हो गया, क्योंकि अब इसमें तो कोई वोल्टेज ही नहीं है, तो इसलिए इसको रखने का कोई फायदा ही नहीं है।
अब क्या सीन बना, यानी कि स्टडी स्टेट पे ये कहानी बन गई। तो ये जो 100 वोल्ट है, इसका मतलब ए और सी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ए और सी के जे के क्रॉस वोल्टेज होगा। दैट्स करेक्ट। और इसमें भी क्या होगा, 100 वोल्ट ही होगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस। तो इसका मतलब कि ये 1 माइक्रोफराड है और ये 6 माइक्रोफराड है और ये 2 माइक्रोफराड है। तो ये 100 वोल्ट जो मिला होगा 1 माइक्रोफराड के अक्रॉस वोल्टेज पूछूं तो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ लिखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 1 माइक्रोफराड इज हाउ मच, 100 वोल्ट। ओके। सम ऑफ, यानी कि V ऑफ 6 माइक्रोफराड प्लस V ऑफ 2 माइक्रोफराड, ये भी कितना होना चाहिए, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज का सम भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एनी डाउट? नो। इसका मतलब कि इसमें जो भी चार्ज गया होगा, क्योंकि ये दोनों एक एक साथ कनेक्टेड है, तो जो भी इसमें चार्ज गया होगा, राइट, जो भी चार्ज गया होगा वो यहाँ और यहाँ दोनों में सेम चार्ज होगा, ऑब्वियसली दे आर इन सीरीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूँ कि पहले हम एक काम करते हैं कि ये हमने देख लिया कि इन दोनों का सम 100 वोल्ट होना चाहिए। ओके फाइन। तो इसको क्या लिखा, Q बाई सी, दैट इज 6, Q बाई 6 माइक्रोफेराड, और यहाँ लिखा Q बाई 2 माइक्रोफेराड, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ऐसे लिख लिया। और दिस इंप्लाइज Q बाई 10 इंटू 10 का पावर माइनस 6 को ऐसे कॉमन कर लिया, ये आ गया 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100 लिख दिया। तो ये सॉल्व करने पे आया क्या हमारे पे, Q, ये 100, और ये टर्मिनल पूरा उधर जाके ये मैंने क्या किया, 6 माइक्रोफेराड, अच्छा ये 10, ये 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 लिखना चाहिए। जस्ट ए मिनट, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सो दिस इज, हमने यहाँ पे 10 का पावर माइनस 6 कॉमन लिया। सो नाउ दिस इज 100 इंटू 10 का पावर माइनस, ये माइनस 6 ऊपर चला गया जी, समथिंग लाइक दिस। और ये क्या हमारे पास है, ये देखो 2 प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 2 ऐसे लिख के, और इंटू Q इज इक्वल टू दिस, सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व होकर के क्या है यहाँ पे, तो 2 और 6, or you can write their LCM as a 6, and then this is 1 and this is 3, and that is equal to क्या, 100 into 10 का पावर माइनस 6। तो अब आप इससे क्या मतलब निकाल पाओगे, so this is Q is equal to 600 10 का पावर माइनस 6 divided by 4, so this Q comes out 150 माइक्रोकूलम, 150 माइक्रोकूलम, मैं राइट? जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, 150 माइक्रोकूलम निकाल लिया। अब ये हमारे पास 150 माइक्रोकूलम इसके ऊपर का चार्ज है, और इसके ऊपर भी चार्ज क्या है, 150 माइक्रोकूलम का। 150 इस पे और 150 इस पे क्रॉस है, इसके क्रॉस है। अब मैं सोचूं कि ए और बी के क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा और बी और जे के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, अब ये निकालने में इंटरेस्टेड है हम। तो वी ए बी की बात करें तो वो क्या होगा, वी ए बी की बात करें तो वो क्या होगा, दिस, लेट मी टेक अनदर कलर एंड से दैट, वी ए बी की बात करें तो वो क्या होगा। तो भाई चार्ज आपने निकाल लिया, Q बाई सी होता है, तो 150 माइक्रोकूलम अपॉन 6 माइक्रोफेराड। तो सॉल्व किया तो ये क्या आ गया जी, 150 बाई 6, दैट इज 25 वोल्ट आ गया। ओके। और वी बी जे की बात करें तो वो कितना आएगा जी, तो 150 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइक्रोफेराड, तो सॉल्व करने पे ये कितना आ गया जी, 75 वोल्ट आ गया। तो अब ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना आ गया, 25 का, बी और जे के बीच में वोल्टेज कितना हो गया, 75 का, और जो जे है और जो सी है वो सब क्या, जे और सी क्या सेम वोल्टेज पे हैं, और ए मालूम हो गया। इसका मतलब आपको क्या पूछा गया था, ए और बी के बीच में और बी और सी के बीच में, और जे और सी सेम पोटेंशियल पे हैं। तो सिंस जे एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल देयरफॉर V B J is equal to V B C and that is equal to 75 वोल्ट। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ए और बी के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, सो योर क्वेश्चन इज सॉल्व नाउ, हाउ दैट VAB is now, therefore VAB is 25 volt and VBC is 75 volt। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो स्टडी स्टेट का कमाल देख रहे हैं ना आप। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमसे बोला गया कि भाई पहले मैंने टर्मिनल आपको करके दिखाया कि देखो ये ए,
इसके बीच में कुछ नहीं है, यानी कि ये है, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। फिर बोला कि इसको जे 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 मान लिया, तो फिर हमने इसको खींच-खींच करके सर्किट को ऐसे बना दिया। अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूँढना और समझना। तो आप यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए। तो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो मैंने बोला कि लेट्स सपोज़ इसमें I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, फाइनली इसका वोल्टेज भाई इसमें स्टेडी स्टेट डेवलप हो गया, तो इसमें करंट जाना बंद हो गया, इसमें भी करंट जाना बंद हो गया। तो यानी कि ये I0 हो गया, यानी कि अब I0 हो गया तो इधर भी करंट 0 आएगा, इधर 0 होगा, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया। तो अब इसको रीडिज़ाइन किया आपने, तो अब बोला कि ओके, यहाँ पे वोल्टेज है ही नहीं, इस पे वोल्टेज है ही नहीं, तो एट स्टेडी स्टेट I1 0, I2 0, सो I0 यानी कि VJC 0 और V10 0 और फिर V20 भी 0 हो गया। तो अब आप इसको ऐसे बना देते हो, और जब ऐसे बना दिया, तब आपने बोला कि ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज 1 माइक्रोफैराड के क्रॉस 100 वोल्ट, और फिर 6 और 2 माइक्रोफैराड का भी वोल्टेज 100 होना चाहिए, यानी कि Q/6 और Q/2 सॉल्व करते गए। आपने यहाँ से Q की वैल्यू निकाल ली, और Q की वैल्यू निकली तो आपने AB और BJ का वोल्टेज निकाल लिया। जब ये निकाल लिया, बोला J और C सेम वोल्टेज पे हैं, तो यानी कि VBC 75 हो गया और VAB 25 वोल्ट हो गया। तो बच्चों, इसके साथ मतलब और भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस वी कैन अटेम्प्ट एंड डू। मैसेज इज क्वाइट क्लियर कि कैसे स्टडी स्टेट का काम हो रहा है। अब आप इन क्वेश्चंस को खूब बढ़िया से सोचिए, देखिए, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आज आपका लेक्चर इसी के साथ खत्म होता है, एंड फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। आई वुड सिंपली से दैट कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप प्रमोटिंग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।